हाय एवरीवन। तो ये है हमारा लाइव मेंटरशिप सेशन 1। इसका जो शुरुआत वाला कुछ पार्ट था, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैंने इस पार्ट को री रिकॉर्ड किया है। और जो सेकेंड हाफ है उसमें डायरेक्टली आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिल रही होगी। तो क्लास हमारी शुरू होती है विद अ वेरी नाइस कोट जो मुझे मिला था, प्रैक्टिस लाइक यू हैव नेवर वन एंड परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट। तो हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है जैसे ये सवाल हमारे लिए बिल्कुल फ्रेश है, इसको हमने आज तक नहीं देखा और इस सवाल को हम एंड टू एंड बिल्कुल सॉल्व कर रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। हर चीज़ का हमें लॉजिक पता होना चाहिए, हर चीज़ का हमें सोल्यूशन कोड पता होना चाहिए। और परफॉर्म लाइक यू हैव नेवर लॉस्ट, यानी हमारे जो एक्चुअल इंटरव्यूज वाले इंटर्नशिप प्लेसमेंट के जो इंटरव्यूज होंगे या फिर कोडिंग टेस्ट होंगे, उनके अंदर हमें ऐसे परफॉर्म करना है, ऐसे सवालों को सॉल्व करना है जैसे आज तक तो सारे कॉन्टेस्ट में रैंक 1 मेरी आई है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए जब हम अपनी फाइनल परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस से क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आएंगी एंड उसके बाद आप चीज़ों को और ज़्यादा जो है मैनेज कर पाएंगे। इंटरव्यू का स्ट्रेस होता है, इंटर्नशिप प्लेसमेंट के जो आपके कोडिंग टेस्ट होते हैं उसके अंदर स्ट्रेस बहुत हाई होता है स्टूडेंट्स का, तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर। अब ये जो सेशन है इसके अंदर हम 4 चीज़ों को डिटेल में कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले हैं हमारे नोट्स, दूसरे हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर जाकर हम कोड कर सकते हैं, तीसरे किन किन कॉन्टेस्ट में हमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर देना चाहिए, और चौथा है कि कॉलेज और कोडिंग को मैनेज कैसे करें। अब ये वाला जो पार्ट है मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भी वर्किंग है, यानी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और पैरेलली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है ये वाला पार्ट रेलेवेंट ना हो। तो शुरू वाले जो 3 पार्ट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि वो सबके लिए रेलेवेंट है। अब सबसे पहले बात करते हैं नोट्स की। नोट्स के अंदर नोट्स बनाते हुए हमें अपनी 4 चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि हम नोट्स बनाएं क्यों, वाई, हमें नोट्स बनाने कब चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के टाइम पर, कौन कौन से टॉपिक्स के टाइम पर बनाने चाहिए। तीसरा ये नोट्स को हम बनाएं कहाँ पर, नोटबुक में बनाएं, लैपटॉप में बनाएं, कहाँ पर बनाएं। एंड चौथा ये कि नोट्स को मुझे बनाना कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, विच इज माई वाई। वाई की जब हम बात करते हैं तो नोट्स, ऐसा सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि दीदी आप ही क्यों नहीं नोट्स दे देते, या हम किसी और के अच्छे ब्यूटीफुली टाइप नोट्स से क्यों नहीं पढ़ लेते, हम खुद क्यों बनाएं इन नोट्स को। तो इसमें 2 मेजर रीजंस मैं आपको दूंगी। सबसे पहला रीजन है द पावर ऑफ रिकॉल। रिकॉल यानी चीज़ों को दोबारा याद करना। हमें नोट्स कब बनाने हैं, एक बार हमने जो लेक्चर है अपना उस लेक्चर को कंप्लीटली देख लिया, उसके बाद हमने उसका कोड भी देख लिया और दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से समझ लिया और कोड करके चला भी दिया है। उसके बाद मुझे किसी भी टॉपिक के नोट्स बनाने हैं। तो जब मैं नोट्स को बनाऊंगी तब मैं क्या करूंगी, जो चीज़ मैंने समझी ऑलरेडी, जिस चीज़ का मैंने कोड किया है ऑलरेडी, उस चीज़ को मैं याद करूंगी। दोबारा किसी चीज़ को याद करने को कहते हैं रिकॉल। तो रिकॉल करने से क्या होता है, चीज़ें हमें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। इसीलिए अगर हम खुद के नोट्स बनाते हैं तो उसमें रिकॉल वाली चीज़ आती है। अगर किसी और के देखकर पढ़ रहे हैं तब तो हमने कुछ रिकॉल नहीं किया, तब तो एक नई इंफॉर्मेशन ली, पर रिकॉल से हमारी जो मेमोरी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी इन चीज़ों को याद करने की, तो हमें लंबे टाइम तक ये जो चीजें हैं ये याद रहेंगी। दूसरा फायदा होता है पर्सनल टच। जैसे मैं इस सेशन में बाद में आपको अपने नोट्स के भी सैंपल्स दिखा रही हूँगी। पर्सनल टच कहने का मतलब है कि अगर आपको डायग्राम्स बहुत पसंद है तो आप अपने नोट्स में डायग्राम्स बना सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखना पसंद है बॉक्सेस की फॉर्म में तो आप अपने नोट्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा लेना पसंद है तो आप अपने नोट्स में ज़्यादा एग्जाम्पल्स ले सकते हैं टॉपिक्स में। यानी आप जो अपने नोट्स बनाएंगे वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कस्टमाइज होंगे। हो सकता है किसी व्यक्ति को मैथ फॉर्मूले लिखकर देखना पसंद हो, किसी दूसरे व्यक्ति को एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा इंट्यूटिवली समझ आती हो, किसी तीसरे व्यक्ति को डायग्राम से समझ में आती हो। तो आपको सबसे बेस्ट पता होगा कि मुझे चीजें कैसे याद रहेंगी। एक टॉपिक के अगर मैं नोट्स बना रहा हूं या बना रही हूं तो अगर मैं इन टॉपिक के नोट्स को 6 महीने बाद भी देखूं तो मुझे उतना ही टाइम ना स्पेंड करना पड़े उस टॉपिक को समझने में। नोट्स इस तरीके से बनने चाहिए कि आज अगर मैंने 1 घंटा लगा दिया इस टॉपिक को समझने में तो अगली बार जब मैं इसको पिक करूं तो मुझे मैक्सिमम 10 से 15 मिनट ही लग रहे हो इस टॉपिक को दोबारा याद करने में। अगर मुझे उतना ही टाइम लग गया इसको याद करने में फिर नोट्स का कोई पॉइंट नहीं है। तो नोट्स के अंदर अपना एक पर्सनल टच होना चाहिए ताकि क्या हो, ताकि हम अपने लर्निंग प्रोसेस, अपने रिमेंबरिंग प्रोसेस के हिसाब से उनको कस्टमाइज कर सकें। और ये जो नोट्स हैं ये हम सिर्फ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए नहीं बना रहे, ये हम कई सालों के लिए बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी में अगर आप एज एन SD बन जाते हैं,
मतलब एज अ फ्रेशर अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और मान लीजिए 2 साल बाद 3 साल बाद आपको किसी और कंपनी को ज्वाइन करना है एज एन SD2 या SD3, तो वहां पर दूसरी कंपनी में जाते हुए आपको दोबारा से एक DSA का राउंड देना पड़ेगा। यानी हम जो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम सीख रहे हैं वो अभी सिर्फ अपनी फर्स्ट प्लेसमेंट के लिए नहीं सीख रहे, ये मुझे इस तरीके से सीखनी है कि एक बार मेरी कंपनी में प्लेसमेंट लग गई या इंटर्नशिप लग गई, उसके बाद अगर मुझे कंपनी को शिफ्ट करना है या इंटर्नशिप लगी है तो प्लेसमेंट इंटरव्यूज देने, तो भी मुझे DSA दोबारा सीखना पड़ेगा, दोबारा मेरे DSA के राउंड्स होंगे। तो ऐसे में दोबारा हम उतना ही टाइम लगाएं इसको सीखने में, उससे बेहतर है कि मैं अपने ऐसे नोट्स बना लूं जिसमें मेरा बहुत बढ़िया पर्सनल टच हो कि वो मुझे सालों साल तक याद रहें। तो एटलीस्ट 5 से 6 साल हम इन्हीं नोट्स को रीयूज कर पाएं, अच्छे से रीयूज कर पाएं। और वो कब कर पाएंगे? जब हमारे पास पर्सनल टच होगा, जब हमने अपने हिसाब से पूरी तरह अपने नोट्स को कस्टमाइज किया होगा। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स का सवाल हो सकता है कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स होते हैं जिनके नीचे नोट्स मिल जाते हैं, या इनफैक्ट मैंने भी अपनी जो जावा के C++ के लेक्चर्स दिए हैं उनके नीचे नोट्स दिए हैं। तो मैं इसमें एक चीज़, छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि यूट्यूब पर मोस्टली जब लोग पढ़ते हैं सिर्फ प्लेसमेंट या इंटर्नशिप के लिए नहीं पढ़ते। कुछ स्टूडेंट्स का पढ़ने का मोटिव होता है कि उनका एग्जाम आ रहा है, यानी अगर मैं एक CSIT स्टूडेंट हूँ और मेरा कल DSA का एग्जाम आ रहा है, सिर्फ एल्गोरिथम्स का एग्जाम आ रहा है, तो मैं अगर उस चीज़ को पढ़ रही हूँ तो कॉलेज के अंदर ट्रेंड ही होता है, इंजीनियरिंग में एटलीस्ट, कि हम क्या करते हैं कुछ दिनों पहले पढ़ना शुरू करते हैं। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो एक रात पहले पढ़ना शुरू करते हैं। उस टाइम पे अगर हमारे पास क्विक नोट्स हो तो हमारे लिए रिमेंबर करना इजी हो जाता है कि मुझे पता होता है स्ट्रक्चरली ये चीज़ें मुझे याद कर लेनी है और कल मुझे एग्जाम में लिख कर आ जानी है। उसको मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से याद रखूं या ना रखूं ये मेरा ज़्यादा कोई कंसर्न होता नहीं। सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को तब याद कर पाएंगे जब आपको पर्सनल टच होगा। तो जो वो वाले नोट्स होते हैं उनको आप अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से दूसरे के नोट्स को देख सकते हैं, क्योंकि कॉलेज के अंदर हम क्या करते हैं टॉपर्स के नोट्स देख लेते हैं। पर अगर हमें DSA की तैयारी करनी है, प्लेसमेंट इंटर्नशिप की तैयारी करनी है, तो उस टाइम पर हमें मेहनत डालनी पड़ेगी अपने खुद के अच्छे नोट्स बनाने में। तो ये हमारा वाई अगर हमें क्लियर होगा तो हमें आलस नहीं आएगा नोट्स को बनाते हुए। अगली बार हमें ये नहीं लगेगा कि किसी और ने स्ट्रक्चर्ड नोट्स दिए तो हुए हैं, मैं अपने खुद के क्यों बनाऊं, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, आप अपने जॉब की, अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं। और उस टाइम में इंपॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में हर एक चीज़ क्लियर हो, आपका लॉजिकल प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा हो, आपका लॉजिक थिंकिंग प्रोसेस बहुत बेटर हो रहा हो। इसीलिए हमारा वाई क्लियर है कि हमें नोट्स बनाने क्यों है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं नोट्स को कब बनाऊं। इसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देती हूँ। पहली कैटेगरी है हमारी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग की। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग कहने का मतलब है कि हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए, डेटा टाइप्स पढ़ लिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ ली, मैंने लूप्स पढ़ लिए और कहाँ तक पढ़ा, फंक्शंस तक। यानी आप अगर अल्फा का पूरा सिलेबस देखेंगे चैप्टर वाइज तो एरेज से पहले वाले जितने भी टॉपिक हैं, फंक्शंस के बाद एरेज वाला चैप्टर आ जाता है। तो फंक्शंस फर्स्ट चैप्टर से लेकर फंक्शंस वाले चैप्टर तक जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे बेसिक्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। मतलब चाहे आप C++ सीख लें, चाहे आप पाइथन सीख लें, चाहे आप जावास्क्रिप्ट सीख लें, आपको ये वाले टॉपिक्स तो सीखने ही पड़ेंगे। C++ के अंदर भी अपने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स होते हैं, अपने फंक्शन लिखने का सिंटैक्स होता है, पाइथन के अंदर भी फंक्शन लिखने का सिंटैक्स होता है। तो ये जो बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग वाले टॉपिक्स होते हैं इनके लिए हमें नोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी बना लिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो बस एडिशनल आपकी प्रैक्टिस हो गई है। पर इन टॉपिक्स के लिए अगर हमने अभी नहीं बनाए तो हमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि नोट से बेहतर है कि हम इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के बाद फंक्शंस लिखने की मुझे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मुझे उसका सिंटैक्स देखना ही नहीं पड़ेगा, तो नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे आज अगर मुझे कोई पैराग्राफ लिखने के लिए बोलेगा इंग्लिश में तो मैं ABCD के नोट्स नहीं देखूंगी। मैं क्या कर सकती हूँ, सेंटेंस फॉर्मेशन देख सकती हूँ, अच्छे सुंदर वर्ड्स देख सकती हूँ पैराग्राफ में डालने के लिए, पर ABCD मेरे दिमाग में बाय डिफॉल्ट आ रही होगी। ऐसे ही वेरिएबल से फंक्शंस तक जितने भी टॉपिक्स होते हैं ये टॉपिक्स मेरे दिमाग में बाय डिफॉल्ट आने चाहिए, इनको मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग को मुझे खुद से ही प्रैक्टिस करना है, जितना मर्जी, जितना चाहे, जितना टाइम आपके पास है उतना आप उनको खुद से लिख कर देखिए, उनको याद कर लीजिए, उनको जहन में हमें बिठा लेना है। तो अगर मैंने जितने भी लेक्चर्स दे दिए हैं उसके अंदर एग्जाम्पल क्वेश्चंस करा दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दिए, इनको तो मुझे करना ही है। उसके साथ साथ हम खुद के क्वेश्चन बनाकर भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने करवा दिया A+B का कोड, तो आप A × B का कोड कर लीजिए, आप A - B का कोड कर लीजिए, आप A मॉड्यूलो B का कोड कर लीजिए, आप A+B+C का कोड कर लीजिए। इस तरीके से मुझे चीज़ों को खुद से भी क्वेश्चन बनाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक हो जाते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स के मुझे नोट्स बनाने हैं
और डेटा स्ट्रक्चर्स के नोट किस तरीके से बनाने हैं, एक तो उसके अंदर जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स हम यूज़ कर रहे हैं, यानी अगर मैं एरेज यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसकी डेफिनेशन लिख लूँ, मैं उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं, या अगर मैं किसी क्लास की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, जैसे एरे के अंदर एक लेंथ नाम का वेरिएबल होता है, अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो स्ट्रिंग के अंदर लेंथ नाम का मेथड होता है, तो ये मुझे याद हो जाए कि ये क्या होते हैं, तो इस तरीके के मैं इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस लिख सकती हूँ। मैं कोई भी डायग्राम के थ्रू दिखा सकती हूँ, तो अगर मेरे एरेज के नोट्स होंगे तो उसमें मैं इस तरीके का डायग्राम बनाकर बता सकती हूँ कि मेरा एरे कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर कल को मैंने स्टैक बनाया तो स्टैक मेरा कुछ ऐसा दिख रहा होता है, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है। अगर मैंने कल को लिंक लिस्ट बनाई तो मुझे पता है लिंक लिस्ट मेरी कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ट्री कैसा होता है, ट्री मेरा कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तो इसको ट्री, तो देखते ही डायग्राम देखते ही मुझे पता चल गया कि मैं कौन से डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। तो इसके साथ साथ मैं उसके साथ एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज को लिख सकती हूँ। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरेज वाले चैप्टर में एज अ रीडिंग मटीरियल दी हुई है, तो मैं आपको बता दूँ वहाँ पर तो सिर्फ एक रीडिंग मटीरियल दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत ईजी एग्जाम्पल है, और मैं आपको अर्ज करूँगी कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस रीडिंग मटीरियल को पढ़ना। बाद में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर भी होगा। इस डेडिकेटेड चैप्टर को मैंने बाद में इसलिए रखा है क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ लूप्स की, सिर्फ एरेज की एनालाइज करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन की भी एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए एक बार जब हम रिकर्जन का बेसिक पढ़ लेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले चैप्टर में डिटेल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। उससे पहले जितनी भी मुझे ज़रूरत है, यानी सॉर्टिंग के लिए जितनी ज़रूरत है, सर्च के लिए जितनी ज़रूरत है, उतनी इस रीडिंग मटीरियल में कवर हो जाती है। तो इसको आप 100% हमें पढ़ना ही पढ़ना है। एक और स्पेशल नोट बता देती हूँ रीडिंग मटीरियल के बारे में। रीडिंग मटीरियल होते हैं जो जितने भी मैं रीडिंग मटीरियल दे रही हूँ क्लास के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये कि इसके अंदर का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नई चीज़ें, ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो शायद लेक्चर्स के अंदर कवर्ड नहीं है, पर रीडिंग मटीरियल में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स या ईजी एग्जाम्पल्स की फॉर्म में कवर्ड है। दूसरा ये कि हमारी प्रैक्टिस करवा रहा है, ये किस चीज़ की प्रैक्टिस करवा रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की। अगर आपकी इंटर्नशिप लग भी गई तो आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, चीज़ों को रीड करके सीख रहे होंगे। मैं बता देती हूँ मेरा खुद का एग्जाम्पल। मैंने जो अपने इंटरव्यूज़ दिए थे वो जावा में दिए थे। उसके बाद मेरी जब फर्स्ट इंटर्नशिप लगी सेकेंड ईयर के अंदर, तो उसके अंदर मैंने C# सीखा था। और C# सीखने के लिए मुझे कोई बहुत सारे महीने नहीं दिए गए थे। C# सीखने के लिए मेरी जो इंटर्नशिप थी टोटल 2 या 2.5 मंथ्स की थी, जिसके अंदर शुरू के 1-2 हफ्ते में मुझे C# सीखना था। उसके अलावा सेकेंड इंटर्नशिप की बात करूँ तो वहाँ मैंने गोलैंग सीखा था। अगर मैं अपनी फुल टाइम की बात करूँ तो वहाँ पर तीसरी लैंग्वेज सीखी थी। तो इस तरीके से आप अलग अलग लैंग्वेजेस सीखते हैं, इंटर्नशिप्स के अंदर अलग और कंपनीज के अंदर अलग। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ज़रूरी नहीं है जिसमें आपने डेटा स्ट्रक्चर का टेस्ट दिया वही जाकर आपको कंपनी के अंदर प्रैक्टिस करना है। आपको मोस्ट प्रोबेबली 95% ऑफ द टाइम्स आप डिफरेंट लैंग्वेज पर काम करते हैं। तो वहां पर जब हम नई लैंग्वेज को सीखते हैं, वो किस फॉर्म में सीखते हैं, वो उनकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके सीखते हैं। हर लैंग्वेज की अपनी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसके अंदर उसके सारे रूल्स, उसके सारे मेथड्स, उसके सारे सिंटैक्स डिफाइंड होते हैं। तो अगर हम अभी से आदत डाल लेंगे छोटे छोटे रीडिंग मटेरियल्स को पढ़ने की, तो बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हमें एक्चुअल कंपनी के अंदर जाकर काम करना होगा। तो अभी से ही हम आदत डाल लेंगे कि अपने रीडिंग मटेरियल्स को मुझे अच्छे से पढ़ना है, उनको भी थोड़ा सा टाइम मुझे देना है। तो इसीलिए वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला रीडिंग मटीरियल हम पढ़ लेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। इनफैक्ट आप उसको पहले से पढ़ के रखेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ज़्यादा इंट्यूटिवली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं उसके अंदर हम डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। तो इसके मुझे नोट्स बनाने हैं, यानी एरेज से मैं नोट्स बनाना शुरू कर सकती हूँ। तीसरी चीज़ मुझे क्या करनी है, तीसरी चीज़ मुझे लिखनी है एल्गोरिदम्स के नोट्स। एल्गोरिदम्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, शायद मैंने आज किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया तो मुझे कोई अच्छा नया सा क्वेश्चन मिला, या मैंने किसी अपने इंटरव्यू को दिया, आज प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू दिया, इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दिया, तो उसमें मुझे कोई नया सा क्वेश्चन मिला तो उस क्वेश्चन के भी मैं नोट्स बना सकती हूँ चाहूँ तो। अब ये जो एल्गोरिदम के नोट्स, डेटा स्ट्रक्चर्स के नोट्स बनाने हैं, इसके अंदर क्या मेंशन करना है, एल्गोरिदम्स के अंदर भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं एक तो उनका लॉजिक डिफाइंड करूँ कि लीनियर सर्च की अगर बात हो रही है तो लीनियर सर्च का लॉजिक कैसे मेरे लिए बनता
बनता है या बाइनरी सर्च का लॉजिक कैसे बनता है। और उसके साथ साथ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एल्गोरिथम्स की। मैं क्यों 2 बार टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि आपके अगर इंटरव्यूज होंगे तो उसमें 90% ऑफ द टाइम्स इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा आपने कोड तो लिख दिया, आपका आंसर भी आ गया, अब बताओ आपके कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आपके कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ये चीज़ कोडिंग टेस्ट में तो नहीं पूछते यूजुअली टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अनलेस एंड अनटिल आपके पास MCQ ही आ गया है, पर हाँ इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसीलिए कोई भी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम हाईलाइट करके लिख रहे हैं अपने नोट्स के अंदर, उसके अंदर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होनी ही होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के हम नोट्स इस तरीके से बनाते हैं, कब बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बनाने कहाँ पर है, वेयर टू मेक नोट्स। इसके लिए मैं बोलूँगी ये कंप्लीटली आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। पहला तरीका होता है कि आप एक नोटबुक के अंदर ही बना लें, यानी मैं क्या करूँ अपने थ्योरी भी नोटबुक के अंदर मेंशन कर दूँ और अपने कोड्स भी नोटबुक के अंदर लिख लूँ, हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा मेरा हाइब्रिड तरीका होता है। हाइब्रिड तरीका यानी थ्योरी को तो मैं नोटबुक के अंदर लिख दूँ और जो मेरे कोड्स हैं उनको मैं क्या करूँ लैपटॉप के अंदर एक फोल्डर की फॉर्म में बना लूँ। तो मेरे पास एक मेन फोल्डर होगा जावा के नाम से, या जावा DSA मैं इसको नाम दे सकती हूँ। उसके अंदर एक छोटा फोल्डर होगा मेरे पास एरेज का, एक छोटा फोल्डर होगा मेरे पास स्ट्रिंग्स का, एक छोटा फोल्डर होगा मेरे पास बेसिक सॉर्टिंग का। और मैं क्या कर सकती हूँ इन छोटे फोल्डर्स में मेरे पास अलग अलग फाइल्स हैं अलग अलग टॉपिक्स की। इसके अंदर लीनियर सर्च है, इसके अंदर बाइनरी सर्च है, इसके अंदर ट्रैपिंग रेन वाटर है। इस तरीके से अलग अलग फाइल्स में स्टोर कर सकती हूँ। तो कोड भी आपका एक तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में बिल्कुल अच्छे से स्टोर हो जाएगा एंड थ्योरी टॉपिक्स भी स्टोर हो जाएंगे। तीसरा तरीका जो कुछ स्टूडेंट्स अपनाते हैं वो होता है कि आप सारी की सारी चीज़ों को लैपटॉप में स्टोर कर लें। इसी कोड के अंदर आप कॉमेंट्स की फॉर्म में क्या करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेंशन कर दें, लॉजिक मेंशन कर दें, वर्ड्स की फॉर्म में मेंशन कर दें। अब आपको जो भी ज़्यादा सूटेबल लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा एक्सेसिबल लगे, जो आपको अच्छा बनाने में मज़े आए, आप उसी तरीके से अपने नोट्स को वहीं पर स्टोर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है, फिर भी अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए और आपको शायद आप कंफ्यूज हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कैसे स्टोर करूँ अभी भी, तो आप क्या कर सकते हैं नोटबुक वाला तरीका अपना सकते हैं कि थ्योरी लिख ली और कोड्स भी नोटबुक में लिख लिए। नहीं तो आप हाइब्रिड भी कर सकते हैं कि नोटबुक में थ्योरी लिख ली और कोड्स मैंने लैपटॉप के अंदर लिख लिए। क्योंकि पर्सनली मुझे डायग्राम्स बनाना पसंद है और मेरे लिए ईजी होता है कि मैं एक नोटबुक के अंदर ही डायग्राम्स को बना दूँ। इसके अलावा एक और आपको छोटा सा फैक्ट दे देती हूँ, बायस्ड ओपिनियन नहीं है, ऑल्दो ये सबके लिए ट्रू नहीं होगा, पर मोस्ट ऑफ द एक स्टडी हुई थी एक यूनिवर्सिटी ने की थी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये एनालाइज हुआ था कि अगर आप अपने जो कुछ भी आपको याद करना है अगर आप वो लिख कर राइट करके याद रखते हैं तो आपको 2 टाइम्स ज़्यादा रिमेंबर रहता है। तो अगर आप किसी चीज़ को लिख कर याद रखते हैं तो वो 2 टाइम्स ज़्यादा आपको याद रहती है। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ट्रू है अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च, बट हाँ कुछ एक्सेप्शंस ऑब्वियसली होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लैपटॉप के ऊपर ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से वो तैयारी कर पाए, तो ये आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। अब चौथे इंपॉर्टेंट चीज़ पर आ जाते हैं, विच इज़ हाउ टू मेक नोट्स। हाउ टू मेक नोट्स में 3 से 4 बेसिक चीज़ें हैं जिनको मैं कवर कर रही हूँगी। सबसे पहले तो जिस भी चीज़ के आप नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर हमें क्या करना है, उसके अंदर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जैसे आगे जाकर हम ऊप्स पढ़ेंगे, ऊप्स के 4 मेजर पिलर्स होते हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्शन, ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। एक होता है इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इसी तरीके से 2 और होते हैं। अब इंटरव्यूज के अंदर आपसे डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो वहां पर इनकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एरेज की बात करूं तो एरेज के अगर मैं नोट्स बना रही हूं तो एरेज के अंदर मैं लिख सकती हूं कॉन्टिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक, जिसके अंदर सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, इंडेक्स फ्रॉम 0। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक एरे के। साथ के साथ मैं क्या कर सकती हूँ, एक डायग्राम से दिखा भी सकती हूँ कि ये मेरा एरे है जिसके अंदर मेरे डिफरेंट एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। ये मेरे इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4, ये मेरे एरे का नाम है ARR। तो मैं क्या कर सकती हूँ, डायग्राम्स बना सकती हूँ डेफिनेशन के साथ। उसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस मेंशन कर सकती हूँ, ऑपरेशंस, या फिर इसको मैं कह दूंगी प्रॉपर्टीज। तो एरे के लिए डॉट लेंथ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी इसकी, या एरेज डॉट सॉर्ट नाम से एक मेथड होता है एरेज क्लास के अंदर। ये वाला डॉट सॉर्ट मेथड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनबिल्ट सॉर्टिंग करता है, यानी बहुत ही अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सॉर्टिंग करता है। तो इनको मैं मेंशन कर सकती हूँ, या इस चीज़ को मैं सॉर्टिंग के टाइम पर मेंशन कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं ऑपरेशंस का टाइम भी मेंशन कर सकती हूँ।
मान लेते हैं कि मैंने एल्गोरिदम्स की बात कर रही हूँ मैंने लीनियर सर्च अप्लाई किया, तो लीनियर सर्च का मैंने लॉजिक लिख दिया कि एक एक करके मुझे एक करके हर इंडेक्स पर जाकर सर्च करना है। बाद में टाइम कम्प्लेक्सिटी लिख दी कि बिग ऑफ n मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी है मेरे लीनियर सर्च की। तो इस तरीके से मैं चीज़ें मेंशन कर सकती हूँ। अब एक और ख़ास बात यहाँ पर कि जब भी हम कोड लिख रहे हैं, मतलब जब भी मुझे कोड लिखना है, एक नोटबुक के अंदर वाली अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं और मुझे कोड को स्टोर करना है, तो मुझे प्रॉपर क्लास में लिखूँ, मेन फंक्शन लिखूँ, मेन फंक्शन से क्या पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स मैंने पास किए, वो सब नहीं लिखना। ये नहीं लिखना, या तो मैं सिर्फ फंक्शन लिखूँ, फंक्शन यानी कि मैंने बस बता दिया ये पैरामीटर मुझे चाहिए होंगे और फिर लॉजिक बता दिया, या मैं सिर्फ सूडो कोड लिखूँ। या तो आप सिर्फ फंक्शन लिखें कि इतना इतना काम होगा फंक्शन के अंदर, कोड को फंक्शन की फॉर्म में लिख दें, या फिर सिर्फ सूडो कोड लिख दें। पूरा प्रॉपर कोड ज़रूरी नहीं है हमारे लिए लिखना। हम ये नोट्स जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं। अगर आपको फील होता है किसी सवाल में मुझे पूरा कोड लिखकर ही अगली बार इस सवाल का लॉजिक याद आएगा, तो आप पूरा कोड लिख सकते हैं, मतलब पूरा फंक्शन की फॉर्म में कोड लिख सकते हैं। या फिर आपको लगता है नहीं सूडो कोड थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा सा समझ के ही मुझे समझ आ जाएगा, तो फिर आप सिर्फ सूडो कोड लिख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से आपको चीज़ें लिखनी है, पर उसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ ही लिख देना। अननेसेसरी चीज़ें लिखकर हमें अपना टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगाना, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को मुझे मेंशन करना है। इसके साथ साथ क्या बताया था मैंने, इसके साथ साथ मेंशन करनी है हमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इनफैक्ट कुछ केसेस में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई, कैसे कैलकुलेट हुई, उसका भी आप लॉजिक लिख सकते हैं। जैसे क्विक सॉर्ट के अंदर ये सॉर्टिंग टेक्निक है जो हम रिकर्जन में पढ़ेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर का जब चैप्टर आएगा। क्विक सॉर्ट जिसको ऑलरेडी पता है कुछ स्टूडेंट्स को, उनको मैं बता देती हूँ। क्विक सॉर्ट के अंदर जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज बिग ऑफ n स्क्वायर। अब वो कैसे आती है उसके पीछे लॉजिक होता है कि आपके एरे के अंदर आपका जो पिवट एलिमेंट है, ये बिल्कुल जिसके सर से ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ उनके लिए है ये एक दो लाइनें जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पिवट जो होता है वो हर बार जो हम पिवट चूज करते हैं, हर बार या तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दी एरे आ जाए या हर बार लार्जेस्ट एलिमेंट इन दी एरे आ जाए। वो मेरे क्विक सॉर्ट के लिए वर्स्ट केस होता है जिसमें मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आती है। बाकी सारे एवरेज केसेस में मेरी n log n के इक्वल आती है। तो इस तरीके की चीज़ें, रीजनिंग हम लिख सकते हैं जो मेरे से इंटरव्यूअर पूछ सकता है। इनफैक्ट क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, क्यों आती है, ये मेरे से माइक्रोसॉफ्ट के एक एक्चुअल इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, तो आपको भी पता होना चाहिए। अब जब भी आप ये सारी चीज़ें लिख लेंगे, इसके साथ साथ आप क्या मेंशन कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम क्वेश्चंस मेंशन कर सकते हैं। यानी अगर मैंने एरेज का टॉपिक पढ़ा और कल जाके मुझे पता चला, मतलब कल जाके मतलब एक दो हफ्ते बाद नए चैप्टर में मैंने एरेज के और 3-4 क्वेश्चन पढ़ लिए, या किसी और डेटा स्ट्रक्चर के साथ कोई क्वेश्चन कर लिया जिसमें एरेज भी यूज़ हो रहा है और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट वाइज, तो उस क्वेश्चन को बाद में आकर मैं इस एरेज वाले चैप्टर के नीचे में मेंशन कर सकती हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने देखा था और ये क्वेश्चन इस अप्रोच से सॉल्व होता है यूजिंग एरेज। अब जब भी हम ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं, हमें क्या करना है, नोट्स एक बार मैंने बना लिए किसी भी चैप्टर के, तो मैं 3 से 4 पेजेस की नोट्स बनाने के बाद जगह छोड़ दूँ। क्यों? इन जगहों को मैं अपने कमेंट्स के लिए यूज़ कर सकती हूँ कि बाद में जाकर इंटरव्यू के टाइम पर मुझे फील हुआ कि इस एक नया क्वेश्चन ही मुझसे पूछ लिया आज इंटरव्यूअर ने, जो मुझे इस डेटा स्ट्रक्चर या इस एल्गोरिथम के अंदर पता होनी चाहिए थी चीज़, तो उसको आज मैंने आकर नोट कर लिया ताकि आगे वाले इंटरव्यूज़ में मुझे याद रहे। कमेंट्स में अपने लिख सकती हूँ, नए क्वेश्चंस को मैं लिख सकती हूँ, नई अप्रोचेस को मैं लिख सकती हूँ। सेम चीज़ को करने की आपने आज कोई नई अप्रोच सीखी है जो शायद ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, जो आपको बेहतर लगी, ज़्यादा टाइम तक आपको याद रह सकती है, तो उस अप्रोच को आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप कंपेयर कर सकते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को, कि आपने ट्रीज पढ़ लिया, अब आप कंपेयर कर रहे हैं फुल ट्री क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, तो एक पेज आपको मिल गया जिसमें आप कंपैरिजन वो पूरे कर सकते हैं। या आप अपनी कोई बाद में जाकर टिप्स कर सकते हैं, टिप्स सीख सकते हैं। जैसे अगर आप 30 क्वेश्चन कर लेंगे बाद में जाकर स्टैक्स के, क्यूज के, ट्रीज के, ग्राफ्स के, तो कुछ कुछ इंट्यूटिवली लॉजिक फॉर्म होने लग जाएंगे। लॉजिक कैसे, पैटर्न्स फॉर्म होने लग जाएंगे कि मैंने 30 क्वेश्चन करे, 30 में से मेरे जो 7 क्वेश्चन थे उनके अंदर सेम ही लॉजिक यूज हो रहा था, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन दोबारा आए तो मुझे क्या करना है। तो ये चीज़ें आप इन एक्स्ट्रा 3 to 4 पेजेस के अंदर मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली हाउ
यू शुड बी मेकिंग योर नोट्स। अब इन नोट्स को एक बार बनाने के बाद रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको टाइमली मैनर में 2 हफ्ते में एक बार अच्छे से नज़र डाल ली। अगर एक्टिवली आपके इंटरव्यूज चल रहे हैं प्लेसमेंट इंटर्नशिप के, तो फिर रोज़ एक बार बैठ के उनको मुझे देख लेना है, टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी याद कर लेना है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखा देती हूँ अपने नोट्स के। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि मैंने सेगमेंट ट्रीज, ये बहुत ही एडवांस डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। सेगमेंट ट्रीज के मैंने नोट्स बनाए। सेगमेंट ट्रीज में मैंने लिख दिया इट इज़ यूज टू सॉल्व रेंज क्वेरीज, मुझे याद आ गया। फिर किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, फुल बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री से कैसे रिलेट करता है, फिर इसका साइज क्या होता है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। कुछ मुझे एडिशनल चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने उसको भी यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने किसी फैंसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ एक नॉर्मल पेपर ले रखा है। आप लाइनों वाली नोटबुक भी ले सकते हैं, आप नॉर्मल नोटबुक भी ले सकते हैं जिसमें लाइनें नहीं होती, रूल्ड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जिसमें आपका नोट्स बनाने का मन करे। कोई मैंने पेन्स भी फैंसी यूज़ नहीं किए, सिर्फ एक ब्लू बॉल पेन है नॉर्मल सा और एक ब्लैक बॉल पेन है नॉर्मल सा। बिल्कुल सस्ते से सस्ते पेन के साथ हम काम चला सकते हैं। और मुझे आदत है कि मैं इस तरीके से एरोज निकाल के एक्स्ट्रा चीज़ें लिखती रहती हूँ, या बॉक्स बना दूंगी, या मेरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं ऐसे बॉक्स में हाईलाइट कर देती हूँ। तो आपका जो भी स्टाइल होगा, तो ये मैंने पर्सनल टच दिया है अपने हिसाब से अपने नोट्स को, तो मुझे हमेशा याद रहेगा इसके अंदर की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हाईलाइटेड का क्या मतलब है, जो मैंने एरो निकाली है उससे मैं कुछ एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसी तरीके से आपके नोट्स के अंदर भी अपना पर्सनल टच होना चाहिए। अब पेन्स की बात करूँ तो एक ब्लू पेन तो चाहिए ही होगा लिखने के लिए, साथ के साथ नोटबुक में आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं कहूँगी अगर ब्लैक या रेड में से कोई एक पेन हो सके तो 2 पेन यूज़ कर लीजिए, वरना जिनको कलर्स का अच्छा शौक है ना तो 3 पेन यूज़ करना भी अच्छी बात है। ब्लैक हेडिंग्स के लिए हो जाएगा, ब्लू नॉर्मल के लिए हो जाएगा, और रेड से आप चीज़ें हाईलाइट कर सकते हैं। मैं बॉक्सेस बना सकती हूँ, आप रेड से नीचे लाइन खींच सकते हैं या रेड कलर का बॉक्स बना सकते हैं जैसा आपको सूटेबल लगे। इसके अलावा यहाँ एक और एग्जाम्पल मिल जाएगा। ये एक सवाल मैंने किया था, गेट मिनिमम एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक। यहाँ मैंने ऊपर ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख दी बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज, कि इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिखा है इनफाइनाइट स्टैक अरेंजमेंट, और उस टाइम पर मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था। ये जो मेरे नोट्स हैं ये सेकंड ईयर के नोट्स हैं, और कुछ कुछ इनमें पार्ट्स थर्ड ईयर का है उसी नोटबुक के अंदर, बट मोस्टली जो है सेकंड ईयर के हैं। तो उस टाइम पर मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा था, ग्रेट क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर मैंने, आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने सिर्फ सूडो कोड लिखा है, यहाँ मैंने कोई कोड नहीं लिखा। मतलब ये राइट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट। इसको अगर मुझे एक्चुअल कोड में लिखना होता तो मैं कुछ इस तरीके का लिखती, मैथ डॉट मैक्स, यहाँ पे पास करती लेफ्ट, यहाँ पे पास करती राइट, पर मैंने उस तरीके से नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता मैक्सिमम तो मैं निकाल ही लूँगी मैथ डॉट मैक्स से, या मैथ डॉट मिन से मिनिमम निकाल लूँगी। तो यहाँ मैंने सिर्फ लॉजिक और सूडो कोड की फॉर्म में लिखा है, पूरा कोड नहीं लिखा। इसके अलावा ये क्वेश्चन था जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग सब एरेज हुज सम इक्वल्स टू टारगेट। तो इस तरीके से हैश मैप को यूज़ करके मुझे सवाल को सॉल्व करना है। ये मैंने कोड लिख दिया क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगा कि कोड याद करना, कोड होना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोड से क्या है, मुझे ज़्यादा जल्दी इंट्यूटिवली इसका सॉल्यूशन याद आएगा। तो मैंने इसको कोड की फॉर्म में लिखा है। इनफैक्ट मुझे उस टाइम पे लगा ही नहीं कि फंक्शन का मैं हेडर लिखूँ भी क्या, मुझे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट ही नहीं लगे, तो मैंने डायरेक्टली कोड लिख दिया और नीचे छोटे से मैंने इसकी अप्रोच लिख दिया। ये एक और सवाल है जो मैंने लीड कोड पे सॉल्व किया था, फाइंड नंबर ऑफ मिनिमम इंटरवल्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सीरीज टू बिकम नॉन ओवरलैपिंग। तो इस तरीके से मैंने इसका लॉजिक लिख दिया है। यहाँ मैंने एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की थी कि दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज ओवरलैपिंग इंटरवल्स, कि मैंने जो एक सूडो कोड लिखा है या कोड लिखा है, इसके अंदर इस चीज़ का नेक्स्ट इवेंट जो जे है, इसकी वैल्यू स्टार्ट्स बिफोर आई एंड्स। तो ये क्यों है, इस रीज़न की वजह से। तो मतलब मेरे दिमाग में जो जो लॉजिकल रीजनिंग फॉर्म हुई, मैंने उसी हिसाब से अपने जो नोट्स हैं उनको स्ट्रक्चर किया है। तो इस सवाल से मैंने कॉन्सेप्ट सीखा, इसीलिए मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख दिया कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा अगर पेजेस दिए हैं तो जैसे बाइनरी ट्रीज वाले टॉपिक के बाद मैं लिख सकती हूँ कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, फुल बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो सिंगल पेज के अंदर मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस बनाकर बता दिया कि कौन सा क्या होता है। 1-2 प्रॉपर्टीज लिख दिए 1-2 लाइन में, उनका डायग्राम भी बना दिया क्योंकि डायग्राम से बाइनरी ट्री सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे उसमें नोट्स कितने होते हैं तो उसका नंबर भी मैंने लिख दिया। इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर कर दिया, एक समरी दे दिया सिंगल पेज के अंदर। फिर बाद में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इंटरव्यूज़
लेते टाइम समझ में आई कि जब भी एरेज आपको देना इंटरव्यूअर, तो हमेशा उससे सबसे पहले पूछ लो क्या मेरा एरे सॉर्टेड तो नहीं है, क्या मेरे एरे के अंदर रिपीटिंग एलिमेंट्स तो नहीं है। तो उससे कुछ आपको हिंट मिल जाएंगे कि कौन सी एल्गोरिदम मुझे यूज़ करनी है। जैसे अगर आप ग्राफ्स के सवाल करेंगे बाद में जाके, तो पहले ही पूछ लेना है या पहले खुद से पूछ लेना कि जो मेरा ग्राफ बन रहा है इस सवाल के अंदर, वो डायरेक्टेड ग्राफ है या अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कनेक्टेड है या नॉन कनेक्टेड है, साइकिल उसके अंदर बनेगी या साइकिल नहीं बनेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि किस अप्रोच की तरफ जाना है, कौन कौन से मेरे एल्गोरिदम्स हैं जो लग सकते हैं। अगर स्ट्रिंग्स का टॉपिक है तो उसमें आप हमेशा पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर से कि केसेस क्या हैं, सारी स्ट्रिंग लोअर केस में तो नहीं है, अपर केस में तो नहीं है, क्या मेरे केस जो है वो ट्रीट इक्वल होते हैं, मतलब क्या कैपिटल ए वाला लेटर और स्मॉल ए वाला लेटर इक्वली ट्रीट होगा, क्या मेरे लेटर्स यूनिक तो नहीं है, क्योंकि जब भी यूनिक लेटर्स होते हैं तो कुछ खास प्रॉपर्टीज आती हैं स्ट्रिंग्स के अंदर, तो मुझे वो पता चल जाएंगी। लिंक लिस्ट का सवाल है तो उसमें पहले से ही पूछ लो ऑड लेंथ की लिंक लिस्ट होगी या इवन लेंथ की होगी। तो इस तरीके से आप भी टाइम के साथ अपनी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे अबाउट हाउ योर स्ट्रक्चर, हाउ योर लॉजिक ऑफ अ प्रॉब्लम इज टू बी फाउंड। यानी आपको जिस सवाल को सॉल्व करना है उसके अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हैं, जो एल्गोरिदम आप यूज़ कर रहे हैं, उसका लॉजिक हमेशा हमारे पास होना चाहिए। और वो हमारे पास कब आएगा, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, हमें रियलाइज़ होगा कि जो क्लासिकल क्वेश्चन होते हैं ना, वो ही किसी ना किसी तरीके से फॉर्म चेंज करके 95% ऑफ द सवालों में आ जाते हैं। सिर्फ बहुत ही कम सवाल होते हैं जो बहुत ही यूनिक होते हैं और कुछ नया हमें सिखा कर जाते हैं। वरना इंटरव्यूज़ के अंदर जो मोस्टली सवाल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो नॉर्मल अप्रोच होती है उसी का थोड़ा बहुत चेंज्ड वर्जन होता है। तो हमने अगर बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर लिए तो हमें पता चलने लग जाएगा कि क्या किस पैटर्न में सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने कुछ अंडरस्टैंडिंग निकाली थी, ये मेरे इंटरव्यूज़ के टाइम पर अंडरस्टैंडिंग मैंने निकाली थी। तो इस चीज़ को हमारी जो इंटरव्यूज़ वाला मेंटरशिप सेशन होगा उसके अंदर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पर मैंने ये वाला मैं डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगा था कि मैंने अपनी अप्रोचेस निकाल ली थी कि मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही तो मुझे क्या करना है। मुझे ये करना है कि सबसे पहले तो क्या करो, एक नए एग्जाम्पल पे देख लो। अगर कोई प्रॉब्लम 3 साइज़ के एरे पे समझ नहीं आ रही तो 5 साइज़ का एरे ले लो, 5 साइज़ के एरे पे समझ नहीं आ रही तो 7 साइज़ का एरे ले लो। कोई और एग्जाम्पल ले लो, यूनिक एलिमेंट्स वाला एरे ले लो, नॉन यूनिक एलिमेंट्स वाला एरे ले लो, सॉर्टेड एरे ले लो, अनसॉर्टेड एरे ले लो। तो एक नए एग्जाम्पल पर देख लो कि क्या मेरा जो लॉजिक है वो बन रहा है, क्या मेरी अप्रोच ठीक से आ रही है मेरे दिमाग में। नए एग्जाम्पल से भी नहीं आ रही तो फिर क्या करो, फिर सोचो कि अभी तक मैंने जो एल्गोरिदम बनाई है, अभी तक मैंने जो अप्रोच सोची है वो फेल क्यों हुई। फिर उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो। ऑप्टिमाइज कैसे करना है, इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये कैसे करना होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले चैप्टर में। फिर सोच लो कि क्या मेरे पास कोई अनयूज्ड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, क्या मुझे ऐसे तो नहीं बोला था स्ट्रिंग जो है उसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स यूनिक है, ऐसे तो नहीं बोला था एरे मेरा सॉर्टेड है। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिसको मैंने अभी तक यूज़ ना किया हो, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना उसके अंदर कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं होती जो यूज़ ना हो। इसीलिए ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में सोच लो कुछ जो अनयूज्ड रह गई हो। और फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस से फाइंड आउट किया था कि अगर और कुछ नहीं हो ना तो हैश टेबल यूज़ कर लो, हैश मैप यूज़ कर लो, नहीं तो हैश सेट यूज़ कर लो। ये 2 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स भी करेंगे, सवाल भी करेंगे। तो मुझे हैश टेबल बहुत ही स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो सवाल मुझसे सॉल्व नहीं होता मैं सोचने लग जाती हूँ क्या ये हैश टेबल से तो सॉल्व नहीं होगा, हैश मैप से तो सॉल्व नहीं होगा, हैश सेट से तो सॉल्व नहीं होगा। तो ये मैंने अपनी ही 3rd ईयर के अंदर 2nd ईयर के अंदर अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए ये नोट्स बनाए थे। ऐसे ही आप जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप भी खुद की अपनी इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग बनाने लग जाएंगे जो आपको हेल्प कर रहा होगा आपके एक्चुअल इंटरव्यूज़ के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारे प्लेटफॉर्म्स, कि मुझे किस किस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए। अब आप 20 से 30 प्लेटफॉर्म्स होंगे एटलीस्ट इंटरनेट के ऊपर जिन पर जाकर आप अच्छे से कोड कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो मैंने रेकमेंड किए हैं उनके मैं आपको एक एक के रीज़न बताऊंगी कि क्यों रेकमेंड किए हैं। ये जो प्लेटफॉर्म्स मैंने रेकमेंड किए हैं ये आपको बताएं कि स्टेज पर आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। मोस्ट कॉमनली यूज प्लेटफॉर्म्स है, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई नया है, कोई डिफरेंट है या कोई स्पॉन्सर्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगी कि कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के पीछे मैंने आपको क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या लॉजिक दिया है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको 3 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। एक होता है आपके इजी लेवल के, एक मीडियम लेवल के, एक हार्ड लेवल के। इजी लेवल के क्वेश्चन इंटरव्यूज में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 5 से 10 मिनट में कर ले। मीडियम लेवल के आप
15 से 20 मिनट के अंदर कर लें और हार्ड लेवल के आप 1 घंटे के अंदर अंदर कर लें। और इंटरव्यूअर बिल्कुल सोच के देता है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनको 2 घंटे से पहले कोई कर ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता, मतलब कि एक नॉर्मल कैंडिडेट, एवरेज कैंडिडेट नहीं कर पाएगा। तो इंटरव्यूअर बहुत सोच समझ के ही सवाल देते हैं, वो आपको ऐसा सवाल फिर नहीं देंगे जो उतने टाइम फ्रेम में नहीं सॉल्व हो सकता। अगर आपका आधे घंटे का इंटरव्यू है तो आपको हार्ड क्वेश्चन, देयर इज अ 95% इनफैक्ट 100% प्रोबेबिलिटी, अगर आपका इंटरव्यूअर सेंसिबल है और उसने खुद काफ़ी सारे इंटरव्यूज दे रखे हैं, तो फिर वो आपको 30 मिनट में या 15 मिनट के अंदर एक हार्ड लेवल को सॉल्व करने के लिए नहीं देगा। वरना उसकी जो इंटरव्यूअर की अजम्पशन ही यही होगी कि आपको रटा हुआ हो क्वेश्चन। पर किसी भी इंटरव्यूअर, अच्छे इंटरव्यूअर की अजम्पशन नहीं होती कि आपको क्वेश्चन रटे हुए हैं। वो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच लगाकर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमेशा आपको प्रॉपर टाइम तो दिया ही होता है इंटरव्यूज में सवाल सॉल्व करने के लिए। तो ये हमसे एक्सपेक्टेशन होती है, ये आइडियल टाइम है। पर जब हम शुरुआत में सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, ये आइडियल टाइम हमसे सॉल्व नहीं हो रहे होंगे इतने टाइम में। इनफैक्ट इजी सवाल को हो सकता है मुझे सॉल्व करने में 1 घंटा लग जाए। जब हम शुरुआत में प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे और नए सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस केस में डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो दोस्त है उसने फर्स्ट टाइम में बिल्कुल मीडियम सवाल उठाया, हार्ड सवाल उठाया, उसने 15 मिनट में कर दिया, ऐसा नहीं होता। बहुत ही आपको छोटे लेवल से शुरू करना है। शुरुआत में सवाल नहीं होंगे, कोई बात नहीं। क्या करना है, थोड़ा सा उस पर एम्पल टाइम लगा देना। एक सवाल पे 2 घंटे से ज़्यादा लगाने की इतनी कोई खास ज़रूरत है नहीं। सोच लिया उतना, उसके बाद या तो आप डायरेक्टली सॉल्यूशन देखकर उससे सीख सकते हैं, उस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लें अपने नोट्स के अंदर कि इस चीज़ को मुझे याद करना है, याद रख लेना है फ्यूचर के लिए, क्योंकि मुझे अभी समझ में नहीं आया। नहीं तो 1 दिन का उसको गैप दे सकता है अगर हमारे पास टाइम है तो, कि आज मैं इसको पैसिवली सोचता रहूँगा, दूसरे काम करूँगा, दूसरी पढ़ाई करूँगा, पर इसको बैक ऑफ द माइंड में फ्री टाइम में सोचूंगा और कल जाकर इसका सॉल्यूशन देख लूँगा, अगर कल तक मेरे दिमाग में सॉल्यूशन नहीं आता तो। वो वाली अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं। शुरुआत में सिर्फ ईजी लेवल के क्वेश्चन ट्राई करने, एक बार पता चल गया मीडियम लेवल पे हाथ जम गया है, फिर मुझे हार्ड लेवल के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है। इंटरव्यूज के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं वो मीडियम लेवल से आते हैं। हार्ड लेवल के भी कम क्वेश्चंस होते हैं, इजी लेवल के भी कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस हमें तीनों की करनी है, क्योंकि लॉजिक तभी बनना शुरू होगा। सबसे पहले इजी करना है, उसके बाद मीडियम की तरफ बढ़ना है, उसके बाद हमें हार्ड लेवल के क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ना है। संचित पूछ रहे हैं, एरेस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने इंपॉर्टेंट है क्या सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देखने से पहले? मैं कहूंगी हाँ, क्योंकि जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा सोच समझ के डिसाइड किया गया है, तो उसी को अगर हम फॉलो करें ना तो बेटर रहेगी। क्योंकि सॉर्टिंग को मैंने ये सोचकर पढ़ाया है कि आपने एरेस को कंप्लीट कर दिया है एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। हाँ, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के, बट टाइमली अगर हम चीजें कंप्लीट करेंगे ना तो हमें आगे वाले चैप्टर्स में फिर बैकलॉग फील नहीं होगा। आपको कॉन्फिडेंट फील होगा कि एरेस तो मैंने निपटाया हुआ है, अब मैं सॉर्टिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ। जो लाइव सेशंस है वो हमारे 7 लाइव सेशंस चलते रहेंगे एंड लेवल के हिसाब से बात हो रही होगी। जैसे आज का लाइव सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने स्ट्रिंग्स तक कंप्लीट कर लिया है, अब वो स्थिति में है कि अब हम प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं प्लेटफॉर्म्स पर, इसीलिए आज का लाइव सेशन अभी शेड्यूल्ड है। इंटरव्यूज वाला बाद में शेड्यूल्ड होगा। क्यों बाद में शेड्यूल्ड होगा? क्योंकि अभी इंटरव्यूज वाली स्टेज जितना हमने काम किया नहीं है, वो जब कर लेंगे उसके बाद इंटरव्यूज वाला शेड्यूल होगा। तो बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म्स के अंदर इस तरीके के कैटेगरीज में क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं, टॉपिक वाइज भी डिवाइडेड होते हैं। मैं जो पहला प्लेटफॉर्म आपको सजेस्ट करूंगी वो है हैकर रैंक। इसका ऑल्टरनेट अगर आपको चाहिए तो हैकर अर्थ है, मतलब मुझे सिमिलर से लगते हैं, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये करने के लिए बोलूंगी। क्यों? सबसे पहला, आई फील इट इज बिगिनर फ्रेंडली। यानी आप नए नए कोडिंग के अंदर आए हैं, आप नया नया शुरू कर रहे हैं, तो आपको बिगिनर फ्रेंडली लगेगा, इजी लगेगा, थोड़ा सा इंटरफेस भी बिगिनर फ्रेंडली लगेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉम्प्लेक्स, बहुत ही अच्छा प्यारा सा इंटरफेस है। दूसरा, काफी सारी कंपनीज अगर ऑन कैंपस आती हैं इंटरव्यूज के लिए या मतलब प्लेसमेंट का, इंटर्नशिप का, आपका कोडिंग टेस्ट जो होता है, इनफैक्ट ऑफ कैंपस के अंदर भी जो काफी सारे टेस्ट होते हैं, हैकर रैंक वो टेस्ट कंडक्ट कराता है, काफी सारे टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। तो अगर आप इसके यूआई के साथ, मैं ये नहीं कह रही कि आपको पूरे कोर्स के दौरान ही यहीं पर जाकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पर हाँ थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पे जाके हम सॉल्व कर लेंगे ना, तो यूजर इंटरफेस जो है उसके साथ हम फेमिलियर हो जाएंगे। हमें पता होगा कि कहाँ पे एग्जाम्पल्स दिखते हैं, कहाँ पे कोड लिखना होता है, स्टार्ट बटन कैसे होता है। तो काफी सारी कंपनीज में आप देखेंगे कि
सेम हैकरैंक वाला प्लेटफॉर्म ही यूज हो जाता है। तो पहले से वहां पे कोड लिखने की थोड़ी सी आदत होगी ना, तो प्लेसमेंट के टाइम पर हेल्प करेगी, इंटर्नशिप के टाइम पर हेल्प करेगी। सिर्फ इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली इंटरव्यूज से पहले वाले कोडिंग राउंड्स को कंडक्ट कराने के लिए। दूसरा मैं सजेस्ट करूंगी लीड कोड। लीड कोड का ऑल्टरनेटिव मैंने दे दिया है, बट मैं लीड कोड को बहुत ही ज्यादा हेविली इसलिए सजेस्ट करूंगी। एक तो आपको टॉपिक वाइज बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल में काफी सारे सवाल मिल जाएंगे। दूसरा कॉन्टेस्ट होते हैं लीड कोड पर, कॉन्टेस्ट के बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट होते हैं, और ये जो कॉन्टेस्ट होते हैं ना, ये कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग वाले कॉन्टेस्ट नहीं होते, ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स बेस्ड कॉन्टेस्ट होते हैं। तो इंटरव्यूज के हिसाब से आपको ये वाले कॉन्टेस्ट बेटर हेल्प करेंगे एज कम्पेयर टू अ सीपी कॉन्टेस्ट। हाँ, लॉजिक बिल्डिंग के हिसाब से आई फील सीपी वाले कॉन्टेस्ट विल हेल्प यू मोर, पर इंटरव्यूज के हिसाब से आई फील लीड कोड के जो कॉन्टेस्ट है ना, वो आपको बेटर हेल्प करेंगे। प्लस अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अगर हमने नया नया सीखना शुरू किया है, तो हमारे जो फंडामेंटल्स है उनको हम बेटर अप्लाई कर पाएंगे लीड कोड वाले कॉन्टेस्ट के अंदर। दूसरा, ये लीड कोड के डिस्कशंस, हर जो सवाल होता है लीड कोड के ऊपर, उसके अंदर अपना एक डिस्कशन वाला टैब दिया होता है जो फ्रीली एक्सेसिबल होता है। कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना हमें जाकर। मैं ये नहीं कह रही लीड कोड का प्रीमियम लेना है, हमें बिल्कुल फ्री वाला हमें यूज करना है। डिस्कशंस जो दिया होता है, क्वेश्चंस हमने कर लिया, उसके अंदर अगर हमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो डिस्कशन वाले टैब पर जब हम जाते हैं ना, तो हजारों लोगों के हमें कोड्स दिखते हैं, उन्होंने हेल्पफुल वे में कोड लिखा होता है, पूरा पूरा आर्टिकल लिखा होता है, उसको हम जाकर पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हेल्प कर देगा। तो वहाँ डायरेक्टली आपको सेम सवाल के हिसाब से काफी सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको एडवाइस किया है। तीसरा मैं एडवाइस कर रही हूँ कोड फोर्सेस। कोड फोर्सेस इसका ऑल्टरनेटिव भी मैंने दे दिया है। पहला रीजन ऑब्वियसली कॉन्टेस्ट अच्छे हैं, और अगर आप कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग को परस्यू करते हैं, मतलब यहाँ पर जाकर जो कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करते हैं उनमें आपकी अच्छी रैंक्स आती है, तो उन रैंक्स को हम अपने रेज्यूमे के अंदर भी लिख सकते हैं। इट मेक्स आवर रेज्यूमे बेटर, इट एक्चुअली डज हेल्प्स इन रेफरल्स। दूसरा, अगर इंटरव्यूअर आपका रेज्यूमे देख रहा है, अगर उन्होंने खुद पर्सनली कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करी हुई है, तो हाँ, वो थोड़ा सा एडिशनल इंप्रेसिव फैक्टर होगा अगर आपकी रैंक बहुत ही अच्छी है तो। बाकी चीटिंग करके अगर हमने कर लिया है कॉन्टेस्ट को क्लियर, तब हमारी रैंक अच्छी आई है, वो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर तभी इंप्रेस होगा जब इंटरव्यू के अंदर भी सवाल हम क्लियर कर पा रहे हैं और हमारे रेज्यूमे के अंदर भी लिखा हुआ है, तब वो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज होगी। तो अपने दम पर सारी चीजें करनी है, रैंक्स अच्छे से सिक्योर करनी है, तब हम उनको अपने रेज्यूमे के अंदर लिख रहे हो। तो ये 3 प्लेटफॉर्म्स मैंने बता दिए हैं। आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट विद दीज 2, और इसको आप ग्रेजुअली लेकर चलें, मतलब टाइम है उस हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से अगर आप टाइम एलोकेट कर पा रहे हैं तो आप कर लीजिए। और हैकररैंक, लीड कोड दोनों को एक बार देख लें, ओवरव्यू मान लें, दोनों में से जो आपको बेटर लगे उसको आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी मैं आपको एडवाइस करूंगी लीड कोड को लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखें, क्योंकि ज्यादा आपको कॉन्टेस्ट जिस जगह पर करेंगे वहीं पर क्वेश्चंस करेंगे, तो बेटर रहेगा हमारे लिए, सारी चीजें एक ही जगह पर होंगी। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एट कोडर है, स्पॉज है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, पर मैंने मेरी पर्सनल ओपिनियन में जो सबसे बेटर मुझे लगता था हेल्प कर सकते थे, उनको मैंने आपको एडवाइस कर दिया है। ठीक है, अब इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर किसी का कोई डाउट, इन तीनों के जो लिंक्स हैं, आप हैकररैंक सर्च करेंगे फर्स्ट लिंक वही आएगा, लीड कोड सर्च करेंगे फर्स्ट लिंक वही आएगा गूगल पे, कोड फोर्सेस सर्च करेंगे फर्स्ट लिंक वही आएगा। नाम मैंने दे दिए, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, इसको बस क्या करना है, लैपटॉप पे जाके गूगल पे जाके सर्च करना है, बिल्कुल पहला जो लिंक आएगा उसी को हमें क्लिक कर देना है, अनलेस एंड अनटिल वो एक ऐड हो, लाइंड हो या प्लेन कॉपी हो नोट्स को लिखने के लिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको जिसमें बेटर लगे कि आप बेटर यहाँ से पढ़ पाएंगे, यहाँ इस लाइंड कॉपी में बेटर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है आपके हिसाब से, तो आप कर सकते हैं। कोडिंग बुक्स जो मैं रेकमेंड करूंगी, मैं बता देती हूँ। वन इज क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, इसको अभी नहीं करना, इसको एक बार जब हम पूरा अल्फा कंप्लीट कर ले उसके बाद हम देख सकते हैं। और बुक खरीदने के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगी, अगर पैसे नहीं लगाना चाहते, ऑनलाइन फ्री पीडीएफ हर चीज की अवेलेबल होती है। क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, दिस इज अ गुड बुक, पर इसमें क्लासिकल सवाल हैं, ये बुक बहुत सालों पहले लिखी गई थी, तो इसके अंदर क्लासिकल सवाल हैं, ऐसा कोई नए सवाल नहीं मिलेंगे, इसमें से मैक्सिमम सवाल हम अपने कोर्स के अंदर ही कंप्लीट कर देंगे, पर अगर आपका मन है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। देयर इज वन मोर बुक, इट्स कॉल्ड कॉर्मन, एल्गोरिथम्स की बुक है ये,
3-4 राइटर्स ने मिलकर लिखी है, ये भी अच्छी है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बट ये थोड़ी सी हार्ड टू रीड है। मतलब अगर आपको रीडिंग की आदत नहीं है ना और मैथ आपको देखना ज्यादा पसंद नहीं है तो थोड़ी सी हार्ड टू रीड हो सकती है। तो मैं ये नहीं कहूंगी आप जाके खरीद ही लो इन बुक्स को, पहले ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड करो, देखो आपको समझ आ रही है क्या, आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी क्या। सिर्फ बुक्स खरीद के रख लेनी है और फिर पढ़नी नहीं है, वो वाली चीज नहीं करनी। पीडीएफ में हाँ अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बुक हेल्प लेना। वेक्टर्स कब कवर होगा? C++ के अंदर वेक्टर्स होते हैं, जावा के अंदर एरे लिस्ट होता है। हम वेक्टर्स नहीं कर रहे होंगे जावा में, हम एरे लिस्ट कर रहे होंगे। एरे लिस्ट को कब कर रहे होंगे? एरे लिस्ट को तब कर रहे होंगे जब हम ना जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे। मतलब लिंक लिस्ट से पहले वाला टॉपिक हमारा एरे लिस्ट होने वाला है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी जो सवाल है उनको हम एरे से ही करें। बाकी जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा है एरे लिस्ट क्या होता है, एरे लिस्ट इज बेसिकली एरे के अंदर हमें बताना पड़ता है कि साइज कितना होगा। दीदी ये लाइव सेशन जब कोर्स के अंडर फिर से डालोगे, क्या मुझे फिर से पूरा देखना पड़ेगा 100% कंप्लीट करने के लिए? नहीं नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। लाइव सेशन आपने अटेंड कर लिया तो रिकॉर्डिंग मत देखना दोबारा। ओके, अच्छा इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर किसी के सवाल मैंने बता दिया है। फर्स्ट प्लेटफॉर्म किसके साथ शुरुआत करनी है, आज सेशन के बाद टाइम मिलता है, नहीं तो कल सुबह सुबह जाकर हैकर रैंक लीड कोड को देख लेना, कोड फोर्सेस को तब देख लेना जब आपके पास टाइम हो। इससे आपको कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में शुरुआत करने में हेल्प मिलेगी। ये बिगिनर फ्रेंडली है और कंपनीज भी लेती यूज करती हैं काफी ज्यादा, और लीड कोड पे आपको कॉन्टेस्ट मिलेंगे जिनमें हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारी हेल्प होगी। तो प्लेटफॉर्म्स को बताने का मोटिव ये था कि अगर हम टॉपिक पूरा पढ़ लेते हैं, उसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, तो अब और क्वेश्चन कहाँ से करूं, मैं तो फ्री बैठा हूं, मुझे तो और सवाल करने हैं, या मेरे लिए तो बहुत आसान सवाल थे, मुझे तो और ज्यादा सवाल करने हैं। तो कहाँ से करने हैं वो सवाल? आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर उन सवालों को कर सकते हैं, या मैं आपको एडवाइस करूंगी लीड कोड पर जाकर उन सवालों को कर लें। शुरुआत कहाँ से करनी? ओके, इस प्लेटफॉर्म का भी थोड़ा सा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा नेक्स्ट लाइव के लिए, कोई बात नहीं, ठीक है। इनको मैंने समराइज कर लिया है। शुरू इन दो प्लेटफॉर्म्स के साथ करना है, जो आपको बेटर लगे उसको कर लेना है। फिर भी डाउट है कि कौन सा करूं तो लीड कोड कर लो, सिंपल सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी करते हैं सारी चीजों को, ताकि इन केस दोबारा क्रैश होता है जूम तो हमें प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट बात कर लेती हूँ कॉन्टेस्ट की। कॉन्टेस्ट के अंदर कब से पार्टिसिपेट करना शुरू कर देना है? वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्ट्रिंग्स कर लिया है, अब वो कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर सकते हैं। बट मैं आपको पहले ही बता दूं, हो सकता है हमसे एक भी सवाल ना हो शुरुआती स्टेजेस में, हो सकता है जो सवालों को यूज करने के लिए जो चीजें चाहिए हो वो हमने अभी सीखी ही ना हो। तो इस पर्सपेक्टिव के साथ, खुले दिमाग के साथ रहना है। कोई बात नहीं, सवाल नहीं होते तो हमें देख लेना, आदत डाल लेनी कि सवाल होते कैसे हैं। तो स्ट्रिंग्स तक अगर हमने खत्म कर लिया है, तब हम कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनका अभी एरेज ही चल रहा है, सॉर्टिंग ही चल रहा है, अभी ना करें, स्ट्रिंग्स तक कंप्लीट कर लें, फिर हम पार्टिसिपेट करें। कॉन्टेस्ट बता देती हूँ किसके साथ शुरुआत करनी है। एक बार आपकी शुरुआत हो जाएगी ना, आप कॉन्टेस्ट के अंदर आपने 1 महीने 2 महीने पार्टिसिपेट कर लिया, उसके बाद आपको मेरी जरूरत नहीं चाहिए होगी, मेरी जरूरत नहीं होगी आपको ये बताने के लिए कि और किसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि वो कॉन्टेस्ट और आप 10 चीजें खुद ही करके ढूंढ लेंगे जिनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सिर्फ शुरुआत वाले जो चीज होती है वही चाहिए होता है, उसके बाद आप खुद से वो प्रोग्रामर माइंडसेट तो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, तो वो बन जाएगा ना, तो आप खुद से 4 चीजें ढूंढ के निकाल लेंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ कोडिंग में, ये भी सीख लिया तो ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। सबसे पहला कॉन्टेस्ट जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो हमारा लीड कोड का। लीड कोड के अंदर 3 तरीके के कॉन्टेस्ट होते हैं। एक होता है वीकली कॉन्टेस्ट, ये होता है सुबह 8 बजे से 9:30 बजे। तो जिन स्टूडेंट्स को सुबह उठने की आदत नहीं है, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी। कॉन्टेस्ट के अंदर यूजुअली क्या होता है, 4 सवाल आते हैं, एक इजी होता है, 2 मीडियम होते हैं, एक हार्ड सवाल होता है। अभी जितना स्ट्रिंग्स तक अगर हमने पढ़ा है तो हमसे सिर्फ इजी सवाल होगा, मीडियम हार्ड कैटेगरी के सवाल अभी नहीं होंगे। हमें कोशिश करनी है कि हम इस इजी सवाल को तो कर लें, और हो सकता है ये भी ना हो तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगले कॉन्टेस्ट में दोबारा ट्राई करना है। और जब भी हम कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने हैं ना, वी हैव टू डू समथिंग कॉल्ड अपसॉल्व। अपसॉल्व इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट कि आज 4 सवाल दिए हैं मुझे अगर,
और मुझसे अगर 2 ही हो पाए तो मैं क्या करूंगा, कॉन्टेस्ट के बाद बैठकर तीसरे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो सॉल्यूशन देख के उसका लॉजिक समझूंगा। दैट इज अपसॉल्व। तभी हमारा लॉजिक बेटर बिल्ड होगा। तो अगर आप इजी सवाल नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद सॉल्यूशन आते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल भी जाएंगे। कॉन्टेस्ट के दौरान चीटिंग करके सॉल्यूशन नहीं देखते ऑनलाइन, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। तो कॉन्टेस्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद इस इजी सवाल के लॉजिक को देखकर, आंसर को देखकर लॉजिक समझने की कोशिश करनी है, उस सवाल को समझने की कोशिश करनी है, तो अब सॉल्व करना है। वीकली कॉन्टेस्ट यानी हफ्ते में एक बार होता है और वीकेंड्स पे होता है। तो जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम चल रहे हैं तो सैटरडे संडे छुट्टी हो, या जिनका जॉब चल रहा है उनकी भी सैटरडे संडे यूजुअली छुट्टी होती है, तो या तो सैटरडे को होता है या संडे को होता है, वो आप कंफर्म कर लेना। सुबह होता है लेकिन 1.5 घंटे का कॉन्टेस्ट। अब दूसरा होता है बाई वीकली, यानी 2 हफ्ते में जो एक बार होता है, ये होता है शाम के टाइम पे, यानी 8 बजे से लेके 9:30 बजे। और ये मैं इंडियन स्टैंडर्ड का टाइम दे रही हूँ। कोई स्टूडेंट है जो दुबई से देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, नेपाल से देख रहा है, कहीं और से देख रहा है, तो प्लीज ये IST टाइम है, इसको आप अपने टाइम जोन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो बाई वीकली कॉन्टेस्ट हमारे शाम को होते हैं, इनको हम दे सकते हैं। दूसरी एक स्पेशल चीज बता देती हूँ, जो बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं लीड कोड पर, कभी कभी वो स्पॉन्सर्ड बाय कंपनीज होते हैं। जैसे करंट जो बाई वीकली कॉन्टेस्ट आया लीड कोड पे, उसको एयरटेल ने स्पॉन्सर किया है। और टॉप जो 5000 कैंडिडेट्स आएंगे उस कॉन्टेस्ट के अंदर, उनको क्या करेगा, एयरटेल उनको एम्प्लॉय रेफरल की तरह ट्रीट करेगा। इसका क्या मतलब होता है, कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं लोग, वो रेफर कर सकते हैं नए लोगों को कि ये मेरा दोस्त है, या ये मेरा भाई है, या ये मेरा जूनियर है कॉलेज का, या मेरा सीनियर है कॉलेज का, या कोई रैंडम व्यक्ति है जिसका मुझे पता है कोडिंग में अच्छा है, तो आप क्या करिए, इसकी प्रोफाइल को आप प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करिए जब आपको इंटरव्यूज लेने हैं। तो होगा क्या, इन प्रोफाइल्स को प्रायोरिटी में ट्रीट किया जाएगा एज कंपेयर टू बाकी प्रोफाइल्स जो आती हैं एयरटेल के पास। तो इस तरीके की भी चीजें होती है कॉन्टेस्ट के अंदर। तो बाई वीकली कॉन्टेस्ट आप दे सकते हैं। तीसरे होते हैं वर्चुअल कॉन्टेस्ट। वर्चुअल कॉन्टेस्ट यानी हो सकता है कभी पुराने टाइम में कॉन्टेस्ट आया हो, बट आप क्या है, इस टाइम में भी फ्री नहीं है, इस टाइम में भी फ्री नहीं है, पर आपको कॉन्टेस्ट देना है, तो कैसे दें। तो उसके लिए इलाज है वर्चुअल कॉन्टेस्ट। ये कोड फोर्सेस पर भी होते हैं, लीड कोड पर भी होते हैं। वर्चुअल कॉन्टेस्ट बेसिकली पुराने कॉन्टेस्ट के सेव्ड सवाल होते हैं, जिनको आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। मतलब मैं आज शाम को 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक फ्री हूं, तो मैं वर्चुअल कॉन्टेस्ट को 4 बजे स्टार्ट कर सकती हूँ। 6:30 1.5 घंटे में मेरा वर्चुअल कॉन्टेस्ट पूरा हो जाएगा। और उसको स्टार्ट करने के लिए वही सेम बिल्कुल सारी चीजें वैसे ही चलती हैं, और आपको लगता है बाकी लोग भी देख रहे हैं, आपकी रैंकिंग भी उसी हिसाब से प्लेस करके आपको बता देगा लीड कोड कि आपने इतना स्कोर किया है बाकी जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनके कंपैरिजन में। तो जिस भी टाइम पर आप फ्री हैं, पुराने किसी कॉन्टेस्ट का आप वर्चुअल कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं और उस टाइम पर अपने कॉन्टेस्ट को आप दे सकते हैं। लीड कोड के कॉन्टेस्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन अगर हमारी सीरियस है तो इन कॉन्टेस्ट को हम जरूर दें, और स्ट्रिंग्स कर लिया है तो देना शुरू कर दें। शुरू में सॉल्व नहीं होंगे, पर हर सवाल हमें कुछ नया सिखाता है, इस पर्सपेक्टिव के साथ प्रैक्टिस करें। और अगर नहीं होता है कॉन्टेस्ट के दौरान, कोई बात नहीं, अगर हमने कॉन्टेस्ट में 5 तरीके भी सोचे ना खुद से, कि मुझे एक सवाल मिला था, इसको सॉल्व करने के 5 तरीके भी मैंने आज सोच लिए, उनमें से चाहे कोई भी काम का ना हो, पर मेरा दिमाग कितना ज्यादा खुला, मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5 डिफरेंट तरीके सोच लिए, वो खुद में अपने आप में एक लॉजिक बिल्डिंग का प्रोसेस रहता है। दूसरा है कोड फोर्सेस। कोड फोर्सेस के हम div 3 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। कॉन्टेस्ट का डिवीजन होता है, मतलब सबसे इजी वाला जो होता है दैट इज div 3 आई थिंक, div 2 उसके बाद, एंड div 1 होता है सब फॉर मोर एक्सपीरियंस्ड पीपल। हमें शुरुआत करनी है div 3 के साथ। div 3 में भी ऐसे लेवल्स होते हैं क्वेश्चंस के, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, इस तरीके से सारे जो डिविजन है उनके अंदर लेवल्स होंगे। तो शुरुआत में हो सकता है हमसे लेवल ए भी ना हो, इसके लिए मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ, पर क्या करना है, कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद इसको सॉल्व करना है। या मुझसे ए हो गया, मुझसे बी समझ ही नहीं आया, हुआ ही नहीं, तो कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद बी को सॉल्व करने की या उसका लॉजिक समझने की कोशिश करनी है। तो div 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। जब हमारा थोड़ा हाथ जम जाए कि हाँ अब तो div 3 मुझसे सॉल्व होने लग गए, तब div 2 पर बढ़ सकते हैं, फिर div 1 पर बढ़ सकते हैं जब हम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है, इज कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग कंपलसरी? कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग इज नॉट कंपलसरी। जब कोई कंपनी आपसे पूछती है कि आपको इंटरव्यूज के लिए इनवाइट करती है, आपकी प्रोफाइल देखती है, तो अगर आपने कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सकता है, तब भी आपकी बड़ी से बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट लग सकती है।
पर क्या कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करने से लॉजिक बेटर बिल्ड होता है? तो मैं कहूंगी हाँ, थोड़ा सा हाँ। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लेते हैं क्वेश्चंस की। जितने आप कॉन्टेस्ट देंगे कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करते टाइम, उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना हमारा लॉजिक बिल्ड होगा, उतनी हम नई प्रॉब्लम्स देख रहे होंगे तो नई चीजें भी सीख रहे होंगे। तो हाँ, लॉजिक बेटर बिल्ड होते हैं, प्रैक्टिस हम ज्यादा करते हैं। अगर हम अच्छी रैंक्स ला पाते हैं और उसको रेज्यूमे में डाल पाते हैं तो रेज्यूमे थोड़ा सा ज्यादा इंप्रेसिव बनता है। ये फायदे होते हैं। नुकसान कुछ नहीं है, बस टाइम थोड़ा सा हमें लगाना पड़ेगा सीपी पे। नुकसान कुछ नहीं है, पर क्या कंपलसरी है? मेरी प्लेसमेंट सीजन ही मेरा 2 महीने बाद खत्म हो रहा है, तो क्या मैं रैंक लाने पे फोकस करूं? नहीं। तब आप डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स पर फोकस करें और कॉन्टेस्ट पे फोकस करें, तब आप लीड कोड के कॉन्टेस्ट को ज्यादा सॉल्व कर लें। पर हाँ, अगर हम फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, अभी 4 साल है मेरे पास, तो सीपी आई वुड से करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, पर ट्राई जरूर करके देख लें। तो ये तो हो गई कॉन्टेस्ट की बात। कॉन्टेस्ट के अंदर मैं देख लेती हूँ अगर किसी का। Amitoj is saying, I have a bad habit of not seeing solution until I spend a lot of time. How to stop it? It's not a bad habit. It's a really good habit. पहले आप सवाल को खुद ही तो सॉल्व करोगे। 6 टेक्निक्स ऐसी निकालोगे ना जिससे वो सॉल्व नहीं होता। सॉल्व ना होने वाली टेक्निक पता होना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ही आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ोगे। पर हाँ, हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ मच टाइम इज एनफ टाइम। यानी अगर एक इजी लेवल का क्वेश्चन है तो उसके ऊपर आपने आधा घंटा 1 घंटा लगा लिया, उससे ज्यादा मत लगाइए। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, 1.5 घंटा 2 घंटा लगा लिया, उससे ज्यादा मत लगाइए। हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, उसके ऊपर आप मतलब वही 1.5-2 घंटा ही मैक्सिमम बैठ सकते हैं हम एक सवाल के ऊपर, अगर हमें बिल्कुल उसको खुद ही सॉल्व करने की इच्छा है। उतने में भी नहीं हो रहा तो फिर या तो आप उसको 1 दिन का टाइम दीजिए, बाकी अपने काम करिए, बाकी कुछ और पढ़िए, और बैक ऑफ द माइंड में उसके बारे में हम सोच सकते हैं। नहीं तो जाकर हम सॉल्यूशन की तरफ देख सकते हैं और फिर हम एनालाइज कर सकते हैं हमने जो अप्रोचेस सोची थी और जो फाइनल सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, हम कहां पर लैक किए। वो जो लैकिंग हमें पता चल जाएगी ना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी नॉलेज होगी। तो वेट करना बुरी चीज नहीं है, पर कितना वेट करना है वो हमें पता होना चाहिए। कैन वी स्टार्ट कोडिंग विद लीड कोड, मींस बेसिक कोडिंग। एरेज से आप स्टार्ट कर सकते हैं लीड कोड पर कोड करना। फंक्शंस के आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे वहां पर, लूप्स के नहीं मिलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट के। मतलब ऐसा सवाल नहीं होगा जिसमें आपको बोलेंगे कि सिर्फ आपको कंडीशनल स्टेटमेंट या लूप ही लगाना है इस सवाल में और कुछ कोड लिखना ही नहीं। क्योंकि मिनिमम बेसिक आपको फंक्शंस तक तो आना ही चाहिए, क्योंकि सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर बेसिक सबसे फंक्शन की फॉर्म में कोड लिखना होता है। पूरा मेन क्लास और ये सब हमें नहीं बनाना पड़ता, एक फंक्शन कंप्लीट करना होता है सवाल के लिए। तो फंक्शंस तक तो हमें आना ही आना चाहिए। एरेस जैसे ही मैंने पढ़ लिया वैसे ही हाँ, मैं लीड कोड पर कोडिंग करना शुरू कर सकते हैं हम। राहुल गर्ग, यस, RIP MacBook. Can we use pointers in Java? Java doesn't have pointers. Java has references. It doesn't have pointers. तो ये मुझे तो अच्छी चीज लगती है कि C++ की तरह में पॉइंटर्स वाली चीजें, क्योंकि C++ के अंदर ना इश्यूज आते हैं पॉइंटर्स की वजह से। हाँ, वो इश्यूज ऐसा नहीं है हम सॉल्व नहीं कर सकते, प्रोग्रामर्स उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एफिशिएंट कोड लिखते हैं, पर जैसे डैंगलिंग पॉइंटर का इशू बहुत बार आता है, तो मेरे पास वो ना आए, इसीलिए जावा इज गुड। आपको गार्बेज कलेक्टर दिया होता है जावा में, आपको आपने कोई मेमोरी एलोकेट की है, उसको डी एलोकेट हमें करना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हो जाती है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही नहीं पड़ा, हमें बस अपने लॉजिक से मतलब रखना होता है। एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर ईच प्लेटफॉर्म, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप सारी प्लेटफॉर्म्स करें, मैं ये बोलूंगी एक टाइम मैक्सिमम 2, नहीं तो हो सके तो एक प्लेटफॉर्म पर स्टिक। एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम तीनों को खोलकर देख सकते हैं, तीनों प्लेटफॉर्म्स को हम खोलकर देख सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से चीजें, इस प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से, कौन सा मुझे बेटर सूट कर रहा है। बाकी इन दोनों को मैं सबसे ज्यादा रेकमेंड करूंगी, दिस फॉर सीपी, दिस फॉर इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट एंड जॉब प्रिपरेशन। स्पेसिफिक टाइम ये है जब तक आपकी प्लेसमेंट या इंटर्नशिप लग नहीं जाती तब तक आप यूज करते रहिए प्लेटफॉर्म, नए से नए क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। प्लेसमेंट टिप्स के बारे में ये सारी चीजें बाद वाले लाइव सेशंस में कवर होंगी, प्लेसमेंट टिप्स वाली। इन कॉन्टेस्ट, अच्छा, यश महेश्वरी ने बिल्कुल सबसे ज्यादा काम का सवाल पूछा है कि इन कॉन्टेस्ट के अंदर प्राइजेस होते हैं क्या? डेफिनेटली होते हैं, सारे कॉन्टेस्ट के अंदर होते हैं। सबसे पहला प्राइस तो रैंक ही है, अगर आपकी अच्छी आती है तो, पर सिर्फ रैंक प्राइज नहीं है।
काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट में आपको कैश प्राइज़ेज़ भी मिल रहे होंगे। काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट में द प्राइज़ वुड बी गेटिंग शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू फॉर अ कंपनी। तो प्राइज़ेज़ डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, पर हाँ, हर एक तरीके के प्राइज़ेज़ होते हैं, कुछ प्राइज़ेज़ गुडीज़ की फॉर्म में होंगे। पर वो कॉन्टेस्ट के प्राइज़ेज़ लाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड आई होप आप में से मैक्सिमम लोग वो लेकर आ रहे हो। तो बहुत ही माय फेवरेट क्वेश्चन, यस प्राइजेस होते हैं। अच्छा, वैभवी इज आस्किंग कि लेक्चर्स को एफिशिएंटली कैसे देखें? आपके साथ कोड करना है या फिर पहले देखना है? पहले तो मैं कोशिश करूँ आप कोशिश करिए एरेज़ तक अगर हमने खत्म कर लिया तो बाद वाले सवालों में ना लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो कोड देखने से पहले खुद से कोड लिखने की कोशिश करें। फिर अगर हमसे नहीं हो पाया, फिर हम कोड देखें। एक बार कोड देखें तो उसको साथ के साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो बाद में भी लिख कर सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है, जो आपको ज़्यादा सूट करे साथ के साथ भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। पर एक बार खुद से ट्राई करना है कोड देखने से पहले। हाँ, लॉजिक समझ के आप कर सकते हैं। Can you get internship in 6th semester? Yes, you can get internship in 6th semester. अब आपको वो देखना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है जाकर। संकल्प इज आस्किंग 2 दिन पहले जॉइन किया है, कैच अप करना है एज सून एज पॉसिबल और शुड आई फोकस ऑन परफेक्शन? फोकस ऑन परफेक्शन। कोशिश करिए आप ज्यादा टाइम लगा दें, पर हर टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है। बैकलॉग कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता कि बस स्किप कर करके जल्दी से मैं इसको निपटा दूं। बैकलॉग कंप्लीट करने का मतलब ये होता है अच्छे से एफिशिएंटली मैंने सारी चीजों को कंप्लीट किया है। तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अच्छे से टॉपिक समझकर उसको कंप्लीट करना। दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए टू डू इट एज क्विक एज पॉसिबल। तो संकल्प परफेक्शन नहीं, फोकस ऑन कंप्लीटिंग इन एन एफिशिएंट मैनर। ज्यादा टाइम आप लगाने की कोशिश कर सकते हैं जल्दी कंप्लीट करने के लिए। आपने जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट्स दिया है वो क्या इनफ है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए? इस पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अभी ना हमने इतने एडवांस टॉपिक्स किए नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हमने स्ट्रिंग्स तक भी किया है तो इसको मैं बहुत बेसिक मानूंगी एंड कोई भी इसको बहुत बेसिक मानेगा। अभी तक हमने इतना एडवांस टॉपिक्स किए नहीं है। आगे जाके हम क्या करेंगे, स्टैक भी पढ़ेंगे, क्यू भी पढ़ेंगे, ट्री भी पढ़ेंगे, सेगमेंट ट्री भी पढ़ेंगे, ग्राफ भी पढ़ेंगे, डीपी भी पढ़ेंगे, ग्रीडी पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं जो अच्छे खासे लेवल की हमें प्रैक्टिस देंगी। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आपसे बेसिक कोई फंक्शन का सिंटैक्स नहीं पूछेगा इंटरव्यू में, आपसे अच्छे डेटा स्ट्रक्चर्स के सवाल पूछेंगे अच्छी कंपनीज। तो हमें उस हिसाब से माइंडसेट बनाना है। तो अभी वाले क्वेश्चंस के हिसाब से, टॉपिक्स के हिसाब से तो हमें पेस रखनी है। प्लस जब हम मान लीजिए सेगमेंटरीज पढ़ रहे होंगे तब हम एरेज का यूज कर रहे होंगे। जब मैं क्यू पढ़ रही हूँ तो हो सकता है कुछ सवाल में क्यू भी हो और एरे भी हो। जब मैं एरे लिस्ट पढ़ रही हूँ, एरे लिस्ट तो खैर नहीं, जब मैं ट्रीज पढ़ रही हूँ तो हो सकता है उसमें कोई और मेरा एरे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है या मेरा लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। तो ये जो अभी हम डेटा स्ट्रक्चर समझ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं जिनके बारे में, ये मेरे बाद में भी यूज होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अभी स्ट्रिंग्स में मैंने जितने सवाल कराए हैं स्ट्रिंग्स के इतने ही सवाल हम करेंगे। हम आगे वाले डेटा स्ट्रक्चर्स या आगे जब एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे ना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, हम ग्रीडी पढ़ेंगे, तब हम स्ट्रिंग्स के और सवाल करेंगे, इनफैक्ट और एडवांस सवाल करेंगे। अभी की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसी हिसाब से सवाल हैं, आगे भी बहुत सारे सवाल होंगे। इज जावा इनफ फॉर सीपी? यस, जावा इज इनफ फॉर सीपी। हाँ, C++ में अगर आप करते हैं तो कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कम आती है यूजुअली कोड्स की। जावा में अगर आप कर रहे हैं तो वही सेम कोड का हमें हल्का सा बेटर लॉजिक लिखना पड़ता है, बेटर ऑप्टिमाइज कोड लिखना पड़ता है, बट आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। थर्ड ईयर वाले लोग सीपी कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, पर प्रायोरिटी डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स को देनी है। फर्स्ट इज डीएसए, सेकंड इज क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस कॉन्टेस्ट, थर्ड इज सीपी। प्रोजेक्ट्स के बारे में बाद वाले लाइव सेशन के अंदर हम बात कर रहे होंगे, जिनका डाउट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है कि प्रोजेक्ट बनाने कैसे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाने हैं, क्या क्या हेल्पफुल रिसोर्सेज हो सकते हैं। हाउ टू अप्रोच फॉर इंटर्नशिप्स भी बाद में प्रॉपर लाइव सेशन होगा कि किसी भी कंपनी को इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए अप्रोच कैसे करना है, या जो हमारी मेजर कंपनीज होती हैं, जो अच्छी टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया है इंजीनियर्स को हायर करने वाली, ये किस तरीके से आती हैं। कैंपस में नहीं आती तो हम ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करें, करियर साइट पे कैसे करें, लिंक्डइन पे कैसे करें, अलग अलग नौकरी पे कैसे करें, वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे।
टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज करूं, ये किसी का सवाल है, तो इस पे मैं बता दूं, बिल्कुल फोकस नहीं करना टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने पे, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ऑटोमेटिक। ऑल राइट, कॉलेज एंड कोडिंग को बैलेंस आउट कैसे करना है, तो इस पे मैं 3 टिप्स आपको दे रही हूँ। सबसे पहली टिप तो ये है कि आइडेंटिफाई और फ्री जोन। हो सकता है आपका जो कॉलेज है वो सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक हो सकता है बीच में आपके पास ब्रेक हो, किसी किसी के पास DTU NSIT में तो मुझे पता है कि हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है 2 से 3 घंटे का लगातार ब्रेक है, या बीच में 4 घंटे का ब्रेक आ गया, तो उन फ्री जोन्स को मुझे आइडेंटिफाई करना है। जिसकी 10 से 5 तक क्लास है उसके लिए तो फ्री जोन है 5 के बाद वाला टाइम, इनके लिए फ्री जोन है बीच में कुछ टाइम होगा, बाकी क्लासेस के खत्म होने के बाद वाला टाइम। तो इन फ्री जोन्स को मुझे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है, उस टाइम पर हम अपने वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, थ्योरी सीख सकते हैं, और किसी वर्चुअल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो फ्री जोन को एक तो होता है कि मैं सोसाइटी के अंदर जाकर या कैंटीन में बैठकर व्यक्त कर दूं उस समय को, एक हो सकता है उस समय को मैं उस चीज पर लगाऊं जो मुझे पता ही है 2.5 से 3 महीने मुझे करनी ही करनी है। तो इन फ्री जोन्स को मुझे कोडिंग के अंदर इन्वेस्ट कर देना है अगर इशू हो रहा है मैनेज करने में चीजों। तो दूसरा, कुछ फिक्स स्लॉट्स रख लेने हैं। जैसे मुझे पता है हर रात को 9:30 से लेकर 11 बजे तक 1.5 घंटे तो मैं पढ़ूंगा ही, कोडिंग करूंगा ही करूंगा। कोडिंग नहीं करूंगा तो वही वर्चुअल कॉन्टेस्ट दे दूंगा, प्रैक्टिस कर लूंगा, कुछ नया नहीं सीखूंगा, पर ये तो मेरा फिक्स टाइम है। दिस फिक्स स्लॉट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड टू हैव अ फीलिंग ऑफ कंसिस्टेंसी, कि आज मुझे इस स्लॉट में मैं हर रोज करता ही करता हूँ, तो हर दिन आप करेंगे तो आपको भी अंदर से मोटिवेशन फील आएगा। क्योंकि शुरुआत का जो मोटिवेशन होता है ना, वो तो मैं आपको बोल दूंगी, या आपके जो ड्रीम्स होंगे, गोल्स होंगे, उनके बारे में आप सोचेंगे, उससे हमें मोटिवेशन शुरू में आता है। बाद में मोटिवेशन कब आता है, बाद में मोटिवेशन डिसिप्लिन से आता है। तो एक डिसिप्लिन बनाने के लिए एक फिक्स स्लॉट आप रख लीजिए कि 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे करना ही करना है, चाहे मैं कोडिंग से रिलेटेड कुछ भी करूं। ये तो हो गया फर्स्ट चीज। सेकंड चीज हो सकती है कोलैबोरेट विद पीपल ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट। यानी आपके हो सकता है, और इसको मैं नहीं कहूंगी कि आप ऑनलाइन कोलैबोरेट करिए, मैं कहूंगी कि आप ऑफलाइन कोलैबोरेट करिए। जो स्टूडेंट्स अभी तक कॉलेज जिनका स्टार्ट नहीं हुआ है उनके लिए कंपल्जन नहीं है। ऑफलाइन कोलैबोरेट करने का मतलब है कि आप ऑलरेडी कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, आपको कोई बैचमेट है, दोस्त है जो आपके साथ कोड कर रहा है। हो सकता है वो अल्फा के अंदर ना हो, खुद से कोड कर रहा हो सकता है कुछ और कर रहा हो, पर जिनका इंटरेस्ट सेम चीजों में है, जो प्लेसमेंट की तैयारी आपके साथ कर रहे हैं, जो इंटर्नशिप की तैयारी आपके साथ कर रहे हैं, सेम बैच के, उनके साथ हमें कोलैबोरेट करना है। उनके साथ सवाल डिस्कस कर लें कि यार मैंने तो आज ये सवाल किया, तू बता तुझे क्या लगता है कैसे सॉल्व हो गए सवाल, या बता तूने आज कितना कोड कर लिया, कौन सा हमने आज क्या टॉपिक कर लिया है, कौन से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। सेम बैठकर आप कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हॉस्टल के अंदर 3-4 लोग हैं, मिलकर आप सेम टाइम पे कॉन्टेस्ट के अंदर दो, पार्टिसिपेशन दो। चीटिंग नहीं करनी उस टाइम पे, क्यों लॉजिक बिल्डिंग पर काम करना है। तो क्या हो, कॉन्टेस्ट खत्म हो उसके बाद डिस्कस कर लो किसने क्या अप्रोच यूज की कॉन्टेस्ट का सवाल सॉल्व करने के लिए। उससे क्या होगा, हमें भी डिफरेंट लोगों की सोचने का तरीका पता चलेगा, कॉन्टेस्ट के बारे में पता चलेगा कि क्या अप्रोचेज अलग हो सकती थी, हमारी अप्रोच कैसे अलग थी, किसी और की कैसे अलग थी। और जो ये आप लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन करेंगे अपने पीयर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो क्या होगा, जब आपके इंटरव्यूज या आपके इंटर्नशिप के इंटरव्यूज, प्लेसमेंट के इंटरव्यूज नजदीक आ रहे होंगे ना, इन्हीं के साथ आप मॉक इंटरव्यूज कर सकते हैं। एक बार आप उनका इंटरव्यू ले लें 2-3 सवाल लेकर, एक बार वो आपका इंटरव्यू ले लें, तो वहां पर भी ये चीज हमें हेल्प कर रही होगी। तीसरा मैं बता देती हूँ, तीसरी चीज जो करनी है, अपने वीकेंड्स को यूटिलाइज करना है, बिकॉज ये वीकेंड्स आर गोल्ड। आपके वीकेंड्स जितने प्रोडक्टिव होंगे वो सारी प्रोडक्टिविटी आपकी दिखेगी इंटरव्यूज के टाइम पर। वीकेंड में अभी के लिए अगर हम डेडिकेटेडली, हमारे प्लेसमेंट या इंटर्नशिप सीजन आया हुआ है, तो डेडिकेटेडली इन वीकेंड्स को हम कोडिंग के ऊपर स्पेंड करें, प्रैक्टिस के ऊपर स्पेंड करें, कॉन्टेस्ट के ऊपर स्पेंड करें, रादर देन अभी अगर हम डेडिकेटेडली 2 से 3 महीने कर रहे हैं, अगर 2.5 से 3 महीने, 4 महीने अगर कर रहे हैं कोडिंग ढंग से, तो उसको ढंग से ही कर लें एक बार में, उसको बाद के लिए हमें प्रोक्रेस्टिनेट करके टालना नहीं है। इस टाइम पर हम स्किप कर सकते हैं, इस टाइम पर हम स्किप कर सकते हैं दोस्तों के साथ बाहर, मतलब किसी ट्रिप के ऊपर जाना या किसी और चीज को, किसी इवेंट को स्किप कर सकते हैं। इस टाइम पे हमें प्रैक्टिस को स्किप नहीं करना, वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो इन 3 चीजों को फॉलो कर सकते हैं अगर हमें थोड़ी सी भी इशू आ रही है अपने कॉलेज क्लासेस को कोडिंग के साथ जो है मैनेज करने में। काफी स्टूडेंट्स का फ्रीक्वेंटली सवाल हो सकता है कि कॉलेज के अंदर कोई और लैंग्वेज सिखाई जा रही है, कोडिंग के अंदर कोई और हम सीख रहे हैं, यहाँ पे जावा सीख रहे हैं, कॉलेज में सी सिखा रहे हैं, पाइथन सिखा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट सिखा रहे हैं। तो इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, वो कॉलेज वाली को उतना ही सीखना है जितने हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए, यहाँ वाली को इतना सीखना है जितना मैं प्लेसमेंट उस लैंग्वेज को यूज करके क्रैक कर पाऊँ।
तो आई होप कॉलेज एंड कोडिंग को हमने कवर कर लिया, बाकी 3 चीजों को भी एक्सटेंसिवली कवर कर लिया है। अब मैं एक बार क्वेश्चंस को देख लेती हूँ, किसी के क्या आए हैं। हाउ टू मैनेज अल्फा नोट्स मेकिंग एंड ऑफिस। अच्छा, अगर किसी का ऑफिस चल रहा है फिर कैसे नोट्स बनाएं? तो फिर आप आफ्टर ऑफिस आवर्स के अंदर नोट्स बना सकते हैं, यानी फिर आपको शाम के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बैठकर अपने नोट्स को बनाना पड़ेगा। नोट्स को आप ज्यादा एक्सटेंसिव मत बनाइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाइए कि ये चीज मुझे इंटरव्यू के टाइम पर याद रहे, इसको वीडियो को मुझे दोबारा ना देखना पड़े, कोड को मुझे दोबारा खोल कर ना समझना पड़े। आज अगर मैंने 1 घंटा लगाकर इस सवाल को समझ लिया है तो इंटरव्यू के टाइम पर मैं दोबारा 1 घंटा मुझे ना लगाना पड़े, उस टाइम पे 10-15 मिनट में ही मेरा काम चल जाए या 5 मिनट में ही मेरा काम चल जाए। उस हिसाब से मैं क्या क्या मेंशन करूं नोट्स के अंदर, उतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। तो वो आफ्टर आवर्स के अंदर थोड़ा सा टाइम निकालकर वो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क भी डालना पड़ेगा। अच्छा, अगर नॉन सीएस ब्रांच है, तो जैसे किसी की सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो कैसे मैनेज करें? वही चीज है, बिल्कुल क्लियर होता है ना। मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर साइंस या आईटी स्टूडेंट्स के लिए इट इज इजी टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट्स, तो इट इज वो गैप उतना ज्यादा नहीं होता, उन्हें भी एक्स्ट्रा बैठकर पढ़ना पड़ता है, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट उतना ही करना पड़ता है, सवाल आपको उनको भी आपके जितने ही सॉल्व करने पड़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा डिफरेंस नहीं है। बस हेल्प कहाँ आ जाती है? थ्योरी सब्जेक्ट्स में हेल्प हो जाती है कि और थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग में, कि वैसी सी चीजें क्लास में चल रही है, वैसी सी चीजें मुझे कोड करनी है, वहां पर थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। ऐसा नहीं है हमारे लिए डुएबल ही नहीं है या बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बिल्कुल मैनेजेबल है। कॉलेज के सब्जेक्ट्स को उस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि मुझे कॉलेज के अंदर मेरे ठीक ग्रेड आ जाए, तो यहाँ पर एग्जाम्स जब आएंगे ना, तब मैं ज्यादा टाइम दे दूं और क्लासेस अपनी अटेंड कर लूं। मेरे लिए तो यही स्ट्रैटेजी काम करती थी, तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी, क्लासेस अटेंड कर लेंगे या फिर टॉपर के साथ अच्छी बना के रखेंगे, तो आपको पता होगा आप पढ़ना क्या है एग्जाम्स के हिसाब से, और एग्जाम टाइम में अच्छे से पढ़ लेना है। हो सकता है आपने अपनी कोई अलग स्ट्रैटेजी निकाल रखी हो कॉलेज में अच्छा स्कोर करने की, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। क्लास कॉलेज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, सारी चीजें उस तरीके से रखनी है कि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए। और ये अच्छे मार्क्स मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं पढ़ाकू घिस्सू बच्चा हूँ, अच्छे मार्क्स आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगे। एक रेज्यूमे के अंदर भी आपका देखा जाता है कि आपकी जीपीए कितनी है। हो सकता है आपकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो और तब आपकी अगर कम भी जीपीए आई है तो फर्क नहीं पड़ेगा कुछ कंपनीज को, पर हाँ अगर आपकी जीपीए अच्छी है तो वो कभी आपको नुकसान नहीं देगी, फायदा ही दे सकती है। और कोडिंग को इस पर्सपेक्टिव से सीखना है, उस पर्सपेक्टिव से टाइम देना है कि यहाँ से मेरी प्लेसमेंट या इंटर्नशिप निकल रही होगी, इस तरीके से हमें मैनेज करना है। कंपेटिटिव, जब तक हमें कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग आएगी तब तक कंपनी कॉलेज प्लेसमेंट निकल जाएंगे, तब क्या थॉट प्रोसेस रखें? अगर आपके कॉलेज के अंदर आपका चल रहा है अभी इंटर्नशिप सीजन या प्लेसमेंट सीजन, तो वहां बैठ जाओ, एक्सपीरियंस के लिए बैठ जाओ कंपनीज के अंदर। तो थॉट प्रोसेस ये रखना है कि अभी मैं डेडिकेटेडली टाइम इस चीज पर। ऑल राइट, तो लास्ट में जो बता रही थी, ये बता रही थी कि 10-12 की परसेंटेज मैटर नहीं करती, आपको क्या करना होता है, कोडिंग पे अपने फोकस करना है, कॉलेज के जीपीए अच्छा मेंटेन करना है, कॉन्टेस्ट के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर जाएं, कॉन्टेस्ट मतलब जो आपके कंपनीज लेंगी इंटरव्यू कोडिंग राउंड्स एंड इंटरव्यूज के आप अंदर अच्छा परफॉर्म कर जाएं, फिर इतना कोई किसी को ज्यादा मैटर नहीं करता। वो आपको बेसिकली आपकी कोडिंग स्किल के लिए हायर कर रहे हैं, आपके 12th के 10th के मार्क्स के लिए हायर नहीं कर रहा कोई हमें। ठीक है, तो चारों टॉपिक्स मैंने अच्छे से कवर कर दिए हैं, और इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं, इफ रिकॉर्डिंग में चेक कर लूंगी हुई है या नहीं हुई है, जो भी है, पर पूरी कोशिश करूंगी आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज पहुंच रहे हो। सेकेंड चीज, ये जो हमारा लाइव सेशन था ऑलमोस्ट 2 घंटे का हो गया है, एंड थोड़े से टेक्निकल डिफिकल्टीज नहीं आते तो ये और भी लंबा जाता, मतलब एटलीस्ट 2.5 घंटे का तो ये होता ही। तो अगले जो हमारे लाइव मेंटरशिप सेशंस होंगे ना, वो इतने ही मतलब इसी लेंथ के हिसाब से हम मेंटली प्रिपेयर होकर आए। ये ना सोचे कि आधे घंटे बैठना है, 1 घंटे बैठना है, थोड़ा अच्छा खासा पेपर पेन लेकर, पानी वानी लेकर, खाना वाना खा के अच्छे से थोड़े 2-3 घंटे के लिए फ्री होकर हमें बैठना है। तो आई होप कि आज वाले सेशन में काफी चीजें हमने कवर की होंगी, कुछ लोगों के कॉमन डाउट्स थे वो मैंने पिक करके आंसर भी कर दिए हैं, कुछ लोगों को हो सकता है बार बार आ रहे हो जो डाउट्स। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, टाइम स्लॉट फिक्स कर लो किस टाइम में हम पढ़ने वाले हैं, डिसिप्लिन ले आए, कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। डू नॉट वेट फॉर मोटिवेशन, बी डिसिप्लिन, मोटिवेशन विल कम टू यू।